नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस कंप्लीट क्लास में हम बात करने वाले हैं मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की। और ये जो सब्जेक्ट है आपको बीसीए थर्ड सेमेस्टर में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में उनके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो में आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए जो है शुरू करते हैं हम इस क्लास को। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको टोटल मिलाकर मिलेगी 5 यूनिट। कितनी मिलेगी? 5। और 5 यूनिट में आपको लगभग 5-5 क्वेश्चन मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट सॉल्व कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तो पहली यूनिट आपको देखने को मिल जाती है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि व्हाट इज़ मल्टीमीडिया, यानी कि एक्सप्लेन इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस। मल्टीमीडिया क्या है, इसकी आवश्यकता और इसके महत्व को समझाइए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मल्टीमीडिया की। तो मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है। मुख्य रूप से अगर देखें तो मल्टी और मीडिया। मल्टीमीडिया मतलब जैसे मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया मतलब हो जाता है एक माध्यम जिसके द्वारा जो है हम किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो उदाहरण के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है, हमारे जो विचार है वो कहाँ तक जा रहा है, दूसरे व्यक्ति तक। तो कैसे जा रहा है, या तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में जा सकते हैं, या तो वो इमेज के फॉर्म में जा सकते हैं, या तो वो वीडियो के फॉर्म में, या ऑडियो के फॉर्म में, या एनिमेशन के फॉर्म में। तो इन सब के माध्यम से हम जो है अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक प्रकार के माध्यम है। और माध्यम कैसे हो गए? मल्टी। तो इसी प्रकार यहाँ पे इसका नाम बोल दिया गया है मल्टीमीडिया, यानी कि एक से अधिक माध्यम का प्रयोग करते हैं हम, इसलिए इसका नाम पड़ गया मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया एक ऐसी तकनीक है जिसमें टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, एनिमेशन है, और कभी कभी इंटरेक्टिविटी के साथ मतलब एक साथ इनको जो है इंटीग्रेट रूप से इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इन्फॉर्मेशन जो इंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, इन सब की प्रस्तुति आसानी से की जा सके। सरल शब्दों में बोलें, कई प्रकार के मीडिया यानी कि संसाधनों का उपयोग करके अगर किसी चीज़ को समझने या समझाने में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो वो कहलाता मल्टीमीडिया। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ हम ओपन कर लेते हैं पावर पॉइंट। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम यहाँ पे जैसे एक कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं। जैसे देखिए हमारा जो एक्सेल का प्रेजेंटेशन है, अब देखिए ऑनलाइन वाला था तो इसलिए ओपन नहीं हुआ है। हम सीधे चलते हैं, दूसरा ओपन कर लेते हैं, डॉस और लाइनेक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हम जो है यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारी चीज़ है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास में क्या क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है आपको एक प्रकार से टेक्स्ट भी मिल रहा है, जो आपके स्मार्ट आर्ट है, इमेज है, लोगो है, ये सभी चीज़ों का कलेक्शन करके हमने क्या बनाया है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बना है। तो प्रेजेंटेशन भी अपने आप में एक क्या है, मल्टीमीडिया है। इसके अलावा यूट्यूब वीडियोस जो अभी आप देख रहे हैं, तो वीडियो में आप देख सकते हैं, वीडियो में आपको साउंड भी नज़र आ रहा है, इमेजेस भी नज़र आ रही है, और टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है। इसके साथ ही नेक्स्ट एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एनिमेशन, क्विज, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो सब क्या है, ये सब मल्टीमीडिया की कैटेगरी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई, सिंपल सी बात है, बिना मल्टीमीडिया के आज की डेट में कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें, जैसे ईजी लर्निंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे टेक्स्ट इमेज के साथ में ऑडियो वीडियो होने पर सीखना आसान हो जाता है। जैसे अभी आपको बोल दिया जाए कि ओनली बुक पढ़ो तो समझना थोड़ा कठिन रहेगा। वहीं अगर बोल दिया जाए कि सुन लो, जैसे ऑडियो से सुन लो, तो ऑडियो थोड़ा ठीक मतलब थोड़ा सा ठीक लगता है। परंतु आपको बोल दिया जाए वीडियो देख लो, तो वीडियो देख लो, वीडियो में तो बहुत ही अच्छे से समझ में जाता है। जैसे अभी मैं आपको ये वीडियो यहाँ पे वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप ये वीडियो देख लेते एक दो बार तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। किसके अपेक्षा? बुक पढ़ने की अपेक्षा। तो ट्यूटोरियल है या फिर जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आपको यहाँ पे मल्टीमीडिया की ज़रूरत पड़ती है। बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जैसे एनिमेशन और वीडियो से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे इंजीनियरिंग के अंतर्गत सिमुलेशंस हो सकते हैं। एंटरटेनमेंट की बात करें, गेम्स है, मूवी है, जो वर्चुअल रियलिटी है, इन सभी में मल्टीमीडिया की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे कि वीआर गेमिंग हो जाता है, एनिमेटेड फिल्म्स हो जाती है। जैसे अभी नरसिम्हा फिल्म आई थी, तो वो क्या है, इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कम्युनिकेशन की बात करें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पे मिल जाता है। जैसे मल्टी चैनल, जिसके अंतर्गत टेक्स्ट भी मिल जाता है, ऑडियो भी मिल जाता है, इसके अलावा वीडियो आपको देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन सभी के अप्रोच से मैसेज को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे बिजनेस के अंतर्गत प्रेजेंटेशन की बात करें, मार्केटिंग वीडियोस की बात करें, साथ ही ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इंटरेक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, सिमुलेशंस है, और प्रैक्टिकल जो स्किल डेवलप है, वो सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ती है, मल्टीमीडिया की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखें तो फ्लाइट सिमुलेशंस है या फ्लाइट सिमुलेटर है, जिसमें आपको जो है उदाहरण के लिए
हम जो है जैसे ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे बस चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, तो रियल ना चलाकर हम जो है सिमुलेटर का उपयोग कर लेते हैं। तो सिमुलेटर में पहले चीज़ें सिखाई जाती है। मेडिकल सर्जरी ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है आपको ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा महत्व की। महत्व मतलब इंपॉर्टेंस की। तो अट्रैक्टिवनेस मतलब आकर्षक बनाना, कंटेंट आकर्षक और एंगेजिंग बनता है ताकि यूज़र का इंटरेक्शन बढ़ाया जा सके। इंटरैक्टिविटी की अगर बात करें तो अंतः क्रियाशीलता मतलब एक प्रकार से यूज़र इंटरेक्ट करके सीख सकते हैं, गलतियां भी सुधार सकते हैं। रिटेंशन मतलब याददाश्त में मजबूती रह जाती है, जैसे विजुअल और ऑडियो दोनों सी चीज़ को एक साथ कंबाइन करके अगर देखेंगे तो लंबे समय तक मेमोरी में रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन यहाँ देखने को मिल जाता है। एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, मार्केटिंग, ट्रेनिंग सभी क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो शॉर्ट अगर आंसर की बात करें, देखो मल्टीमीडिया वह तकनीक है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन को एक साथ इंफॉर्मेशन या इंटरटेनमेंट के लिए प्रदान किया जाता है। और बेहतर समझ, आकर्षक प्रेजेंटेशन, प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्किल डेवलपमेंट और प्रभावी कम्युनिकेशन में इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाता है, राइट यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया इन एजुकेशन, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट विद एग्जांपल। उदाहरण की सहायता से समझाइए शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन में मल्टीमीडिया के उपयोग। तो सबसे पहले देख लेते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन में अगर बात करें तो एजुकेशन मतलब शिक्षा, शिक्षा में इसका क्या उपयोग है। तो अभी आप वीडियो पढ़ रहे हैं तो इंटरेक्टिव लर्निंग के लिए भाई टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, एनिमेशन, ये सारे टॉपिक इनकी मदद से बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ जाते हैं। अब इनको लिखना कैसे है, तो देखिए सीधे आप ऐसे जो मैंने आपको दर्शाया वैसे नहीं लिखना। जब भी एजुकेशन में मल्टीमीडिया की ज़रूरत पड़े तो आपको ऐसे एजुकेशन में मल्टीमीडिया बीच में लिखना है और चारों तरफ उसके जो चीज़ें हैं वो समझा देना है ऐसे, और उसके बाद एक एक करके उनको डिस्क्राइब कर देना है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा इफेक्टिव आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे एक टॉपिक आपने समझा दिए इंटरेक्टिव लर्निंग, दूसरा टॉपिक समझिए ई लर्निंग, उसके बाद आपने वर्चुअल क्लासरूम समझा दिए, उसके बाद और कोई टॉपिक है तो ऐसे आपने दर्शा दिए फ्लो चार्ट के फॉर्म में। फिर उसके बाद एक एक करके ऐसे साइड हेडिंग डालिए और उनको डिस्क्राइब कर दीजिए अपनी भाषा में, ठीक है। उसके बाद ई लर्निंग की बात करें तो ई लर्निंग और ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें तो वीडियो लेक्चर है, डिजिटल नोट्स है, क्विज है, इनके माध्यम से मल्टीमीडिया का सहयोग यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। वर्चुअल क्लासरूम, लाइव क्लासरूम थ्रू गूगल मीट है, जूम है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। एजुकेशनल सिमुलेशन की बात करें तो साइंस एक्सपेरिमेंट या वर्चुअल लैब में इसका उपयोग किया जाता है। डिजिटल प्रेजेंटेशन देना है तो टीचर जो है पावर पॉइंट स्लाइड के माध्यम से बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं यहाँ पे। एग्जांपल की बात करें, जैसे आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे होंगे, बायजूस है, यूडेमी है, ये इसमें आप देखोगे तो आपको एनिमेटेड वीडियो देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स के लिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर मिल जाता है। पावर पॉइंट बेस्ड यहाँ पे टीचिंग हो जाती है। 3D मॉडल्स फॉर मेडिकल एनाटॉमी लर्निंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बिजनेस में मल्टीमीडिया का क्या उपयोग है। तो इसमें भी आपको वही गोला बनाना है और आसपास आप इसके जो पॉइंट्स हैं उनको बता सकते हैं और फिर एक एक करके ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो। तो सीधे ऐसे डिस्क्राइब नहीं करना। जैसे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में देखें तो सोशल मीडिया ऐड बनाने में, प्रमोशनल वीडियो बनाने में, प्रोडक्ट के वीडियो बनाने में, इन सभी में आपको ज़रूरत पड़ती है मल्टीमीडिया की। बिजनेस प्रेजेंटेशन की बात करें, जैसे पीपीटी बनाना है, चार्ट्स, इन्फोग्राफ्स और डेटा को अट्रैक्टिव तरीके से दिखाना है, उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें तो आपको एम्प्लॉय जो ट्रेनिंग है उसके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग वीडियोस के लिए, ट्यूटोरियल के लिए यहाँ मल्टीमीडिया की आवश्यकता पड़ जाती है। अच्छा, आपको ये नोट्स चाहिए रिवीजन के लिए तो ये नोट्स मिल जाएगी बहुत ही नॉमिनल चार्ज में, आप देख सकते हैं। आप टेलीग्राम पर या मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, नोट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो। नहीं तो आप वीडियो से काम चलाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको मल्टीमीडिया की आवश्यकता पड़ जाएगी। ऑनलाइन मीटिंग है, जूम है, टीम है, इनमें। ई कॉमर्स की बात करें तो प्रोडक्ट की इमेज है, 360 प्रोडक्ट व्यू आप देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट है, अमेजन में आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ को, लैपटॉप है या फिर कोई गैजेट्स वगैरह। डेमो वीडियो देखना है तो ई कॉमर्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें यहाँ पे तो आपको क्या देखने को मिल जाता है, जो मुख्य रूप से व्यापार में मल्टीमीडिया का उपयोग। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखें तो आपको अमेज़न प्रोडक्ट वीडियो, कंपनी मीटिंग वाया जूम है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग यूजिंग मल्टीमीडिया मॉड्यूल्स है, इसके अलावा एनिमेटेड एडवर्टाइजमेंट ऑन यूट्यूब, ये सारी चीज़ों में मल्टीमीडिया की आवश्यकता पड़ जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंटरटेनमेंट में मल्टीमीडिया का क्या उपयोग है, मनोरंजन में मल्टीमीडिया का उपयोग। इसमें भी आपको वही फ्लो चार्ट टाइप बनाना है इस प्रकार से आसपास और एक एक करके ऐसे डिस्क्राइब कर लेना। जैसे मूवीज़ और एनिमेशन में देखें
तो एनिमेटेड फिल्म में आपको मल्टीमीडिया देखने को मिल जाती है, वीएफएक्स वीडियो जो इफेक्ट होते हैं, 3D ग्राफिक्स होती है। साथ ही अगर बात करें गेमिंग की, तो गेमिंग का काफ़ी प्रचलन है आज की डेट में, तो हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स है, साउंड इफेक्ट है, एनिमेशन है, इनमें मल्टीमीडिया का काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो रहा है। म्यूज़िक एंड वीडियो स्ट्रीमिंग की बात करें तो यूट्यूब है, स्पॉटिफाई है, OTT प्लेटफॉर्म है, इन सभी में आपको मल्टीमीडिया काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। साथ ही ऑनलाइन एंटरटेनमेंट ऐप्स की बात करें तो इंस्टाग्राम रील है, टिकटॉक स्टाइल में जो वीडियो हो जाते हैं, हालांकि टिकटॉक तो बंद हो गया है, परंतु नया टिकटॉक भाई टिकटॉक की तर्ज में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही आपको वर्चुअल रियलिटी VR और एगुमेंटेड रियलिटी जिसे AR बोल देते हैं, 3D गेमिंग है, इमर्सिव मूवीज़ है, इन सभी में मल्टीमीडिया का काफ़ी ज़्यादा उपयोग देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो मार्वल मूवीज़ जितनी भी आई थी, एवेंजर वाली जो आई थी, आयरन मैन आई थी, उसमें हैवी VFX यूज़ हो जाता है। पबजी गेम आप देख सकते हैं, अभी तो हालांकि चल नहीं रहा, फ्री फायर आप देख सकते हैं, इन सभी गेम में मल्टीमीडिया का उपयोग है। नेटफ्लिक्स, डिज्नी, हॉटस्टार शो में मल्टीमीडिया काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। साथ ही VR हेडसेट जो गेमिंग बॉक्स होता है, सिमुलेशन होते हैं, इनमें आपको मल्टीमीडिया देखने को मिल जाता है। तो यहाँ देखिए आपको एक शॉर्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मल्टीमीडिया का उपयोग जो है शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन में तीनों क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। जैसे एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में इंटरेक्टिव लर्निंग, ई लर्निंग वीडियो, सिमुलेशंस और प्रेजेंटेशन में इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जैसे वाईजूस है, इसमें एनिमेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। बिजनेस में अगर देखें तो मल्टीमीडिया एडवर्टाइजिंग, कॉरपोरेट प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग वीडियोस, 3D जो आपका वीडियो मीटिंग्स हो जाती है, जैसे प्रोडक्ट की डेमो वीडियो दिखाना। एंटरटेनमेंट में मूवी, गेम्स है, OTT प्लेटफॉर्म है। चलिए OTT का फुल फॉर्म बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में। म्यूज़िक वीडियोस हो सकते हैं, VR एप्लीकेशंस हो सकते हैं, इसमें मल्टीमीडिया एसेंशियल काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो गया है, जैसे मार्वल में VFX मूवी, PUBG गेम, इन सभी में। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाता है, एक्सप्लेन डिफरेंट मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, जैसे कि टेक्स्ट है, इमेज है, साउंड, एनिमेशन और वीडियो। मतलब मल्टीमीडिया के विभिन्न जो कंपोनेंट्स है या तत्व है उनको समझाइए, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, एनिमेशन और वीडियो को। तो एक एक करके हम समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, मल्टीमीडिया के अंतर्गत कई एलिमेंट होते हैं। हालांकि मुख्य रूप से अगर देखें तो टोटल मिलाकर 5 होते हैं, रहते तो बहुत सारे हैं पर 5 ही के बारे में हमको पढ़ना है। तो टेक्स्ट, टेक्स्ट की अगर बात करें, टेक्स्ट एक टाइप किया हुआ एक मटेरियल हो जाता है, जो कंटेंट हम मान लीजिए हम MS वर्ड में चलते हैं, जैसे हमने यहाँ पे वर्ड टाइप करे और ये वर्ड टाइप करे और वर्ड में चल के हम जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें बना लेते हैं। उदाहरण के लिए हमने क्या कर लिए, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिया है डेमो वाला, और डेमो टेक्स्ट ला के हमने जो है इसको एक प्रकार से क्या कर लिए, यहाँ पे ये देखिए अभी टेक्स्ट है। टेक्स्ट कैसा भाई, टेक्स्ट अल्फ़ा न्यूमेरिक आप देख सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक, और साथ ही यहाँ पे हम जो है कुछ फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट आप समझ गए, टेक्स्ट मतलब एक रिटर्न सामग्री होती है, रिटर्न मटेरियल हो जाता है जो हमने टाइप किया होता है, जैसे वर्ड हो जाता है, सेंटेंस हो जाता है या पैराग्राफ हो सकते हैं, इसके रूप में ये दिख सकता है। मल्टीमीडिया में अगर हेडिंग देना है, मान लीजिए अगर कोई हमको प्रोडक्ट चाहिए, उदाहरण के लिए हम जो है यहाँ पे जैसे उदाहरण के लिए हमने एक गूगल खोले, ठीक है, ये हमने गूगल खोले और गूगल खोलने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं और हम यहाँ पे क्या खोल लेते हैं, पिंटरेस्ट, ठीक है, और पिंटरेस्ट में हम चलते हैं और पिंटरेस्ट में चलने के बाद हम जो है यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन में चलते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन मतलब मार्केटिंग ऐड कर लेते हैं, ठीक है, मार्केटिंग ऐड, और यहाँ पे हम जो है ये देखिए अब मार्केटिंग एड्स कर लिए और मार्केटिंग ऐड में हम जो है कहीं भी एक पे क्लिक कर लेते। उदाहरण के लिए हम जो है ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाला क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ कौन कौन सी चीज़ हुई है। यहाँ देखिए एक फ़ोटो यूज़ हुई है, शेप यूज़ हुआ है, उसके बाद देखिए यहाँ भी शेप है, यहाँ भी शेप है, यहाँ आपका टेक्स्ट दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें, लोगों में आपको इमेज वगैरह दिखती है। तो हेडिंग वगैरह दर्शाना हो, किसी लेवल को दर्शाना हो कोई प्रोडक्ट में, वेबसाइट में मीनू वगैरह, सॉफ्टवेयर में मीनू दर्शाना हो, डिस्क्रिप्शन लिखना हो, सभी चीज़ों में आपको टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। बिना टेक्स्ट के काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो वेबसाइट में ग्राफिक्स, जो वेबसाइट में ग्राफिक्स के साथ साथ पैराग्राफ, हेडिंग है, ई लर्निंग में नोट्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। मान लीजिए यहाँ मैं सिर्फ ग्राफिक्स लगा देता हूँ और टेक्स्ट नहीं लिखता हूँ तो वो भी थोड़ा अजीब लगेगा, और ओनली टेक्स्ट टेक्स्ट लिख देता हूँ तो भी अजीब लगेगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मोबाइल ऐप में मीनू और बटन के लिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जैसे एग्जांपल के लिए वेलकम टू आवर वेबसाइट, ई बुक कंटेंट आप देख सकते हैं। इमेज की क्या भूमिका भाई, इमेज एक प्रकार की ग्राफिक्स होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम इसी ऐड में चले तो यहाँ इमेज नहीं लगाएंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा इमेज। जैसे यहीं पर चलो, हमारे पास बहुत सारे ऐड देखने को मिल जाते हैं, जैसे ये वाला हम क्लिक कर लेते हैं,
कोई भी एक, जैसे यहीं पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, इसको क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिल जाएगा इमेज के फॉर्म में। ये देखिए पर्सन की इमेज है। शेप लगाएंगे, पीछे आपको देखिए शेप दिख रहा है। ओनली टेक्स्ट टेक्स्ट लिखेंगे तो भी थोड़ी सी दिक्कत है। तो इमेज मतलब एक प्रकार से विजुअली अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। इसके अलावा आप इमेज के रूप में देखें तो आपको जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ आदि फॉर्मेट्स में हो सकते हैं। जैसे बुक और वेबसाइट में डायग्राम्स वगैरह बनते हैं, एडवर्टाइजिंग में पोस्टर्स वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा देखोगे तो प्रोडक्ट जो इमेजेस वगैरह होती है उसमें ई कॉमर्स में वो आप देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए अमेजन प्रोडक्ट में फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं, लोगो डिज़ाइन है, एजुकेशनल डायग्राम है, ह्यूमन हार्ट जो इमेज हो जाती है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं किसके अंतर्गत, इमेज के अंतर्गत। साउंड की बात करें तो एक वेव्स है, वाइब्रेशन, एक तरंग है जो ऑडियो इन्फॉर्मेशन जिसमें म्यूज़िक हो सकता है, वॉइस नरेशन हो सकता है, साउंड इफेक्ट हो सकता है आदि शामिल होते हैं। और इनके फॉर्मेट की बात करें तो MP3 डॉट वेव है, इन सभी फॉर्मेट में ये हो सकती है। जैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक वीडियोस हो सकते हैं, वॉइस ओवर इन ई लर्निंग, साउंड इफेक्ट गेम्स में हो सकते हैं। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस का बैकग्राउंड म्यूज़िक, बहुत सारे आप म्यूज़िक देख सकते हैं बैकग्राउंड में, वो आपको समझ में आ जाएगा। गेम शूटिंग साउंड हो जाता है, ऑडियो लेक्चर हो जाते हैं, ये सब मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर पे एनिमेशन की। तो एनिमेशन मतलब कई इमेजेस, जैसे उदाहरण के लिए हम यहीं चलते हैं और यहीं पे चल के हम जो है यहाँ देखिए, एक मिनट इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और कंट्रोल के साथ एन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम चलते हैं एनिमेशन, एनिमेटेड GIF, ठीक है। अब GIF क्या होता है भाई, GIF जो होता है वहीं वहीं कोई चीज़ें अगर चलते रहती है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करते हैं, अब ये इमेज नहीं चल रही, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए जो इमेज है कंटिन्यू वहीं वहीं चल रही है। तो जब इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती तो वो कहलाता है आपका एनिमेशन। और एनिमेशन इमेजेस ड्राइंग को तेज़ी से दिखाकर मूवमेंट का इल्यूजन क्रिएट करना होता है। 2D भी हो सकता है, 3D हो सकता है। तो एनिमेशन जो मल्टीमीडिया को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। एजुकेशनल जो एनिमेटेड वीडियो है, कार्टून मूवीज़ है, वेबसाइट इफेक्ट और UI के अंतर्गत आप एनिमेशन देख सकते हैं। जैसे टॉम एंड जेरी कार्टून है, बायजूस में एनिमेटेड लर्निंग कंटेंट, या बहुत सारे आप देख सकते हैं। बायजूस की बात ना करें, दूसरे में भी आपको एनिमेटेड कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। वेबसाइट लोडर एनिमेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, फिफ्थ नंबर का जो एलिमेंट है, जिसमें मूवीज़ इमेज जो हो जाती है और साउंड, इन सब का कॉम्बिनेशन, साथ में जो बहुत सारी चीज़ हो जाती है इफेक्ट वगैरह, तो सब चीज़ों से मिलकर क्या बन जाता है, वीडियो। तो रियल लाइफ में विजुअल दिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंटेंट आप इसे बोल सकते हैं एलिमेंट। मूवी में ट्यूटोरियल, मूवी है, ट्यूटोरियल है, एडवर्टाइजमेंट है, ऑनलाइन क्लासेस है, सोशल मीडिया है जैसे रील है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, इन सभी में जो वीडियो है उसका काफ़ी रोल है। इसमें यूट्यूब ट्यूटोरियल देख सकते हैं, मूवी क्लिप्स है, ट्रेनिंग वीडियोस है, इन सभी में जो आपका एलिमेंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मल्टीमीडिया मुख्य रूप से 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, मुख्य है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जैसे टेक्स्ट है, इमेज है, साउंड है, एनिमेशन है और एक है आपका वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, नेक्स्ट जो नंबर क्वेश्चन है वो है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत आपको देखने मिलेगा RTF और HTML। RTF मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट और HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इन दोनों में आप कंपेयर कीजिए, ठीक है, मतलब या इस प्रकार से दोनों को बताइए। और दूसरा एक कंपेरिजन करना है कि प्लेन टेक्स्ट और फॉर्मेटेड टेक्स्ट में अंतर बताइए। तो हम अगर सीधे बात करें यहाँ पे तो आपको मिल जाता है RTF और HTML टेक्स्ट क्या होते हैं। RTF की अगर बात करें तो सिंपल हम वर्डपेड का उपयोग कर लेते थे। हालांकि देखिए विंडोज़ में जो 11 है उसमें आपका वर्डपेड गायब कर दिया गया है, ठीक है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब इस फाइल को अगर हम सेव करते हैं तो यहाँ पे सेव करते हैं, मोर ऑप्शन में चलते हैं और मोर ऑप्शन में चल के हम दिस PC में कहीं भी सेव कर लेते हैं। मान लीजिए ब्राउज़ कर लेते हैं, ब्राउज़ करके हम यही सेव कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आपको एक रिच टेक्स्ट फॉर्मेट मिलेगा, देख रहा है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट एक प्रकार से MS वर्ड का ही फॉर्मेट हम बोल सकते हैं। और एक हो जाता है DOCX, ठीक है, DOC मतलब डॉक्यूमेंट वाला। तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट नॉर्मल जो है आपका कैसा है, वो है आपका वर्डपेड वाला फॉर्मेट। TXT वाला जो फॉर्मेट है वो है आपका नोटपैड वाला फॉर्मेट। क्या है, नोटपैड वाला फॉर्मेट। और एक और है आपका DOCX, वो है आपका MS वर्ड वाला फॉर्मेट। और इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए, प्लस प्लस तीनों को कर दिया जाए तो बन जाता क्या, HTML। HTML को सिंपल हम बोल सकते हैं, HTML मतलब आपको जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने HTML कोड लिखा है, इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें जो है कुछ चीज़ें जो है, देखिए हमने जो है यहाँ पे अभी ये वाले में चलते हैं इसमें।
तो यहाँ ध्यान से देखिए, हमने जो है टेक्स्ट भी लिखे हैं, तो ये देखिए टेक्स्ट आ गया। HTML का टैग भी लिखे हैं, कुछ इमेज वगैरह डाले होंगे, कुछ बुलेट्स वगैरह डाले होंगे, तो सभी चीज़ों का एक कलेक्शन क्या कहलाता है, HTML। तो चलिए RTF के बारे में बात कर लेते हैं। RTF मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, इसका पूरा नाम हमने देख लिए। और ये फॉर्मेटिंग फीचर्स के साथ हो जाते हैं, जैसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट साइज़ है, कलर है, अलाइनमेंट है, इसके अलावा आपका इमेज है, टेबल है, ये सारी चीज़ें अगर जोड़ सकते हैं तो वो कहलाता है RTF। ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, लिब्रे ऑफिस है, गूगल डॉक्स है, इन सभी में आसानी से ओपन हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हो जाते हैं HTML टेक्स्ट। तो HTML टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाती है, जो वेब पेजेस को बनाने में यहाँ पे उपयोग की जाती है। इसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं। टैग मतलब हो जाता है जैसे इस प्रकार से बोल्ड खुला, और बोल्ड को इस प्रकार से बंद भी करना होता है। इटैलिक खुला तो इटैलिक को इस प्रकार से बंद भी करना होता है। H1 खुला तो H1 को बंद भी करना होता है। ऐसे ही ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ जो टैग आते हैं वो एक प्रकार से ये HTML के टैग कहलाते हैं। ठीक है। और इसी के अंदर जो लिखा वो टेक्स्ट है, तो ये कहलाता है HTML का हमारा कंप्लीट रूप से। और सिंटैक्स तो हमने देख लिए, सिंटैक्स आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, और पूरा एग्जाम्पल लिखना तो कुछ इस प्रकार आप दर्शा सकते हैं। ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, आपने HTML वेब डिज़ाइन में पढ़ा होगा, तो उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। अब प्लेन टेक्स्ट और फॉर्मेटेड टेक्स्ट की बात करें तो मीनिंग केवल सिंपल कैरेक्टर्स यहाँ पे हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली अगर देखें तो नोटपैड में आप देख सकते हैं, नोटपैड की फाइल TXT फाइल, यहाँ पे जो है आपका देखिए जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट है उसमें टेक्स्ट और प्लस फॉर्मेटिंग दोनों रहती है। प्लेन टेक्स्ट में बोल्ड इटैलिक नहीं कर सकते, कलर नहीं कर सकते, और इसमें सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट को सपोर्ट नहीं किया जाता, यहाँ पे फ़ॉन्ट सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ पे नोटपैड की फाइल TXT फाइल हो जाती है, और यहाँ पे वर्ड है, HTML RTF PDF देखने को मिल जाता है। तो ये हो जाते हैं दोनों में अंतर। ठीक है। इसके अलावा इमेज को सपोर्ट ये नहीं करता, और ये इमेज को सपोर्ट करता है फॉर्मेटेड वाला। जैसे हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, और कलर भी कर सकते हैं। देखिए तो सिंपल अगर देखें तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है जिसमें बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कलर सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। और HTML मतलब वेब पेज बनाने के लिए जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट है जिसमें टैग होते हैं, सारी चीज़ यहाँ पे हो जाती है, वो कहलाता है HTML। प्लेन टेक्स्ट की अगर बात करें तो फॉर्मेटेड का सिंपल टेक्स्ट हो जाता है, मतलब बिना किसी फॉर्मेटिंग के। और फॉर्मेटेड टेक्स्ट में HTML जैसा ही हम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है OLE। व्हाट इज OLE? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। एक्सप्लेन इट्स यूज इन मल्टीमीडिया। OLE क्या है, मल्टीमीडिया में इसका उपयोग को समझाइए। अब OLE मतलब ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। जब भी हम कोई चीज़ कॉपी कर लेते हैं, उदाहरण के लिए मैं चलता हूँ MS वर्ड में। भाई MS वर्ड में कोई चीज़ है, और MS वर्ड में उस चीज़ का जो है हमको क्या चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे हमको उस चीज़ का ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब दूसरे, जैसे MS वर्ड में हम काम कर रहे हैं और हमको चाहिए दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरे मतलब एक्सेल। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, और ऑब्जेक्ट में जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिया होगा, ये देखिए एक्सेल वर्कशीट, और यहाँ पे हम जो है सीधे ओके करेंगे। जैसे ओके करोगे देखिए एनवायरनमेंट किसका आ गया है, एक्सेल का आ गया। अब यहाँ पे चाहे तो आप कुछ भी ला सकते हैं। मान लीजिए मैं नॉर्मली थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं नॉर्मल ये देखिए मैं शेडिंग ला लेता हूँ, और शेडिंग लाने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, बॉर्डर ले आते हैं और बाहर क्लिक कर लेते हैं। तो जो एक्सेल का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे आ गया है, आपका MS वर्ड में। जब भी हम डबल क्लिक करेंगे कोई चेंजेस करना तो यहाँ चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट में खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग मतलब ऑब्जेक्ट जो है आपका MS वर्ड से कहाँ आ गया है, मतलब एक्सेल से कहाँ आ गया है, MS वर्ड में। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया एक तकनीक है, इसका उपयोग एप्लीकेशन मतलब एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने, साथ ही लिंक करने और उसे एम्बेड करने के लिए किया जाता है। OLE की मदद से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट, ऑडियो, वीडियो जैसे सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी कैसे जोड़ सकते हैं, भाई इंसर्ट में गए, ऑब्जेक्ट में जाना है, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखिए एक्रोबेट रीडर है, देखिए यहाँ पे फोटोशॉप की इमेज है, पेंट है, MS एक्सेल है, MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, देखिए सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसमें अब देखिए इसमें तो सिंपल है, इसमें हम क्रिएट फ्रॉम यहाँ पे लिंक भी कर सकते हैं। देखिए लिंक भी कर सकते हैं, कोई फाइल का URL देकर यहाँ से लिंक भी किया जा सकता है। तो यही बात की जा रही है, डायलॉग बॉक्स आपको बना देना जो मैंने अभी आपको दिखाया हूँ। यह विंडोज़ मल्टीमीडिया सिस्टम का एक महत्वपूर्ण जो है आपका भाग है या हिस्सा है, क्योंकि यह अलग अलग मीडिया एलिमेंट को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला लेता है। जैसे पावर पॉइंट की स्लाइड लाना तो MS वर्ड में ले आएंगे, एक्सेल की सीट उसमें लेकर जाएंगे हम, नोटपैड की फाइल इसी में MS वर्ड में लेकर जाएंगे। कैसे काम कर लेता है, दो तरीके से, एम्बेडिंग मतलब ऑब्जेक्ट को अंदर कॉपी करना,
मतलब इसमें पूरा ऑब्जेक्ट दूसरी फाइल के अंदर कॉपी हो जाता है, एम्बेड हो जाता है, और ओरिजिनल फाइल बदलने पर एम्बेडेड ऑब्जेक्ट नहीं बदलता। मतलब ऐसा हम मान सकते हैं ये है आपका एक्सेल और ये है आपका वर्ड। यहाँ से कोई चीज़ लेके आया है तो इससे भाईबंदी खत्म हो गई, तो एम्बेड कर लिए, मतलब यहीं पे जोड़ लिए। तो एम्बेड मतलब पूरी की पूरी फाइल कॉपी हो गई और इधर कोई भी दिक्कत नहीं होगी जब एडिट किया जाएगा। ठीक है, जैसे वर्ड फाइल में पूरा एक्सेल चार्ट एम्बेड किया जाता है। अब लिंकिंग का मतलब फाइल जो है ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी नहीं आती है बल्कि लिंक आता है। जब भी ओरिजिनल फाइल बदलती है तो जो लिंकिंग वाला ऑब्जेक्ट है वो बदल जाता है, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, जो कि हमने अभी करे हैं। तो पावर पॉइंट में एक्सेल डाटा लिंक करना ताकि डाटा अपडेट होते ही स्लाइड भी अपडेट हो जाए। ठीक है, पावर पॉइंट के अंतर्गत मल्टीमीडिया मोबाइल का उपयोग क्या है भाई? टेक्स्ट, इमेज और ग्राफिक्स एम्बेड किया जाता है। तो पावर पॉइंट में पिक्चर्स है, डायग्राम्स है, लोगो है, इन सभी को एक साथ जोड़ा जाता है। मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको आइडियो और वीडियो इंसर्ट किया जाता है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं सीधे पावर पॉइंट में चलता हूँ। यहाँ देखिए पावर पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। नया जोड़ लेते हैं, तो नया जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे आप जाओगे इंसर्ट में, तो इंसर्ट में जाओगे देखिए आपको देखने मिल जाएगा शेप आप ला सकते हैं, पिक्चर्स ला सकते हैं, ऐसे ही आपको वीडियो लाना है, आइडियो लाना है, तो सारी चीज़ों को एक साथ आप क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। किसके माध्यम से? OLE के माध्यम से। जैसे MP3 साउंड लाना है तो वो भी हम ला सकते हैं। डॉक्यूमेंट मतलब जो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में यूट्यूब वीडियो लिंक करना है तो ऑनलाइन वीडियो से हम कर सकते हैं। ऐसे जो क्रॉस एप्लीकेशन इंटीग्रेशन की बात करें तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में कई एप्लीकेशन का कंटेंट एक ही जगह लाने की आवश्यकता होती है। जैसे हम एडोब प्रीमियर में अगर वीडियो एडिटिंग कर रहा है तो वहीं से एनिमेशन भी ले आते हैं, वहीं से फोटोशॉप इमेज ले आते हैं, वहीं से साउंड ले आते हैं एडोब एडिशन से। तो ये सब क्या है? ये सब जो है एक प्रकार से OLE की तकनीक है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखें। इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के अंतर्गत देखें तो ये जो है एम्बेडेड स्प्रेडशीट यहाँ देख सकते हैं, लिंक ग्राफ है, एम्बेडेड वीडियो है, एडिटेबल ऑब्जेक्ट है, ये सभी यहाँ पे पॉसिबल बनाता है OLE। ठीक है, रियल टाइम अपडेटेड डाटा। इसके साथ ही देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर देखें GUI टूल भी के रूप में आप देखोगे तो विजुअल बेसिक है, ऑथरिंग टूल है, इनके लिए OLE की आवश्यकता पड़ जाती है। तो यहाँ पे OLE मतलब ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग आपको समझ में आ गई होगी। इसके बारे में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए फर्स्ट यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, राइट स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ सिंपल मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन यूजिंग पावर पॉइंट। तो हम इसका उपयोग करके एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसी को आप स्टेप बाय स्टेप इसमें लिखोगे। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम जो है पावर पॉइंट को स्टार्ट कर लेते हैं, और पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के बाद हम जाएंगे न्यू में और यहाँ से न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन करेंगे। और ब्लैंक प्रेजेंटेशन करने से अच्छा हम एक टेम्पलेट ले लेते हैं। जैसे यहाँ से हमने ले ली एक क्लासिक वाली टेम्पलेट लोड हो चुकी है, इसको क्रिएट करेंगे, हमारा मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बन चुका है। अब इस प्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है न्यू स्लाइड लेकर हम यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। कहाँ से? यहाँ से पिक्चर ऐड कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर लेना, आप शेप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, वीडियो है, सारी चीज़ें। और इन सभी चीज़ों को ऐड करने के पश्चात हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांजिशन देंगे। भाई इस प्रकार से स्लाइड कन्वर्ट होकर आना चाहिए। ठीक है, हम अगर एनिमेशन देना चाहते हैं तो वो भी हम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इसको एनिमेट कराना है तो हम एनिमेशन में गए और यहाँ से एनिमेट करें। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाले एनिमेट होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम सबको क्या कर लेते हैं, लेसन 1 लेसन 2 इस प्रकार से सभी एक साथ ऐसे वाइप होकर आना चाहिए। तो देखिए जब हम इसको प्रीव्यू देखेंगे तो इस प्रकार से आएगा, देखिए ये। और इसी को अगर चेंज करना माउस आउस से या जैसा भी वो मूव कराना है, ट्रांजिशंस भी हम सब में अप्लाई करना चाहते हैं तो सब में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सब में अप्लाई हो गया। उसके बाद स्लाइड शो में जाकर हम जो है इसको रन कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से रन होगा। देखिए ये देखिए। तो आप इसकी एक सिंपल स्टेप्स लिख सकते हो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने की। जैसे आप यहाँ देखोगे तो आपको स्टार्ट मेनू में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा। थीम सेलेक्ट कर सकते हैं आप बाद में भी डिज़ाइन टैब में जाकर। स्लाइड ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड करोगे, राइट क्लिक करोगे, स्लाइड ऐड या कंट्रोल के साथ M। ठीक है, टेक्स्ट इंसर्ट किया जा सकता है। टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए ये भी दिया है और टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए ये भी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। साथ ही उसकी फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग आप होम में जाकर इससे फॉर्मेटिंग कर सकते हो। पावर पॉइंट वाला कंप्लीट लेक्चर देख लेना आप, उसमें आपको बेसिक रूप से समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना सीखना है बहुत ही शानदार वाला, ठीक है, जो प्रोफेशनल लेवल का हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इमेज इंसर्ट करना हो या फिर आपको आइडियो वीडियो इंसर्ट करना हो तो वो आप कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, शेप है, एनिमेशन अप्लाई करना हो, फेड है, स्लाइड ट्रांजिशंस अप्लाई करना हो, वो हमने अभी देखे। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन को सेव करना, तो फाइल में जाएंगे, यहाँ से सेव में जाएंगे और आप जो है लोकेशन देकर सेव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा पावर पॉइंट में मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने की मुख्य स्टेप्स, तो ये भी आप देख सकते हैं।
ठीक है, इसके साथ ही ये पावर पॉइंट का कंप्लीट रूप से एक हमने देख लिए प्रेजेंटेशन। और यहाँ हमने जो है टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, एक यूनिट के अंतर्गत टोटल 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया हूँ, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। मैं एक एक करके सारी चीज़ें कवर कराते रहूँगा। चलिए दोस्तों, मल्टीमीडिया के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं अब सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट के अंतर्गत क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, साउंड एंड इमेज के बारे में। तो इसमें भी हम जो है आईएमपी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आईएमपी क्वेश्चन लगभग 5 से 6 के बीच में रहेंगे। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी, डेप्थ, चैनल विद एग्जांपल। यानी कि सीधे सीधे बात की जा रही है कि जो साउंड है, जिसे हम हिंदी में ध्वनि बोलते हैं, उसके विभिन्न जो एट्रीब्यूट्स है उनके बारे में बात की गई है। तो हम देखिए, जब साउंड की बात करें तो साउंड एक प्रकार की क्या है, वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन मतलब कानों के जो है कंपन देती है, उसी से हमारा जो है साउंड यहाँ पे बनता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, साउंड इस प्रकार की जो आपकी वेव्स है ये तैयार करती है। जब भी हम साउंड की बात करें तो इस प्रकार की वेव्स हमको देखने को मिल जाती है। जब ये वेव्स आपकी हाइट इसकी कम रहती है तो आपका जो पिच है वो कम रहेगा, और अगर इसकी हाइट ज़्यादा रहती है तो पिच ज़्यादा रहेगा, यानी कि तीखी आवाज़ रहेगी। जैसे उदाहरण के लिए बांसुरी की आवाज़ आपकी तीखी रहेगी और तबले की आवाज़ नीचे रहेगी। उसके साथ ही अब जो वेव्स है, वेव्स की दूरी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब जो वेवलेंथ है वो कम है, और वेवलेंथ कम है इसका मतलब मोटी आवाज़ है। और एम्पलीट्यूड मतलब इसकी हाइट की बात की जा रही है। ठीक है, पास पास बनेगी तो तेज़ बनेगी, और दूर दूर बनेगी तो स्लो बनेगी। ऐसे देखिए, आपको देखने मिल जाए कितनी देरी यहाँ पे लग रही है, कितना हाइट यहाँ पे जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है, सारी चीज़ें आपके साउंड के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। तो जो साउंड है, साउंड की प्रॉपर्टीज़ या ध्वनि के गुण की अगर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच की। पिच मतलब जो ऊंचाई रहती है, इसका मतलब इस प्रकार से जो जा रही वो हो गई आपकी पिच। ठीक है, जैसे मान लीजिए फीमेल में पिच ज़्यादा रहती है और मेल में पिच कम रहती है। तो पिच बताता है कि ध्वनि तेज है, यानी कि हाई है या फिर लो है। फ्रिक्वेंसी हर्ट्स पर निर्भर करता है, और फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी पिच उतनी ही आपकी अधिक होगी। जैसे पिच यहाँ पे ज़्यादा है, और दूसरी अपेक्षा बात करें तो देखिए इसकी पिच अभी कम है। तो बांसुरी की आवाज़ की बात करें तो हाई पिच देखने को मिल जाती है, ढोल की आवाज़ की बात करें तो लो पिच देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही लाउडनेस की बात करें, लाउडनेस मतलब वॉल्यूम। जैसे वॉल्यूम हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगर चले हम तो यहाँ पे जो हमारा साउंड है, जैसे ये वॉल्यूम है, देखिए वॉल्यूम घटाना बढ़ाना इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो लाउडनेस बताती है कि जोर से ध्वनि चल रही है या फिर धीरे से चल रही है। यह एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या हो जाता है, यहाँ आप देखोगे तो अगर मान लीजिए ये जो आपका जो एक प्रकार से जो वेव है वो अगर ऊंची है, मतलब एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका मतलब ध्वनि तेज है। तो इस प्रकार से जो साउंड है वो एम्पलीट्यूड अधिक होने पर साउंड लाउडर हो जाता है। एग्जाम्पल के अनुसार अगर देखें, माइक पर जोर से बोलना हाई लाउडनेस हो जाता है, और धीरे से बोलना मतलब लो लाउडनेस हो जाता है। उसके बाद है टिम्बर, यानी कि क्वालिटी की बात करें, इसकी गुणवत्ता की, तो एक ही पिच और लाउडनेस होने पर दो आवाज़ों में फ़र्क क्यों होता है। तो ये जो हो जाता है एक प्रकार से टिम्बर बताता है, और ये साउंड सोर्स की विशेषता मानी जाती है। एक ही जो ट्यून है उसको गिटार और बांसुरी पियानो पर अलग अलग यहाँ पे क्वालिटी में बजाते हैं। तो ये जो टिम्बर है, टिम्बर के कारण आवाज़ यहाँ पहचानना आसान हो जाता है। साथ ही ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन बताता है कि ध्वनि कितने समय तक रहती है, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। छोटे साउंड क्लिप और लंबी ऑडियो फाइल दोनों ड्यूरेशन पर आधारित होती है। जैसे मोबाइल नोटिफिकेशन शॉर्ट ड्यूरेशन की, और सॉन्ग और या जो रिंगटोन होती है वो आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाती है। स्पीड की बात करें तो स्पीड में आपको मल्टीमीडिया में साउंड की प्लेबैक स्पीड बदलने पर पिच और ड्यूरेशन बदल सकते हैं। साउंड की नेचुरल स्पीड लगभग जो हो जाती है 343 एम जो है मिलीमीट, या फिर जो भी आपका एम सेकेंड हो जाती है एयर में। हवा में आप देखेंगे तो आप मीटर पर सेकेंड या जो भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ईयर में यहाँ पे इसकी स्पीड मापी जाती है। और अगर साउंड के चैनल की बात करें तो साउंड के चैनल मुख्य रूप से अलग अलग चैनल हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनो चैनल। तो उदाहरण के लिए अगर देखें, मोनो चैनल मतलब जब आप किसी सॉन्ग को सुनते हो और सिर्फ एक ही तरफ सुनाई देता। मान लीजिए आपने ईयरफोन लगाया और ईयरफोन में दो आपके माई मतलब जो है दो वायर है ना, और यहाँ पे इसमें सुनाई दे रहा है और इसमें नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वो मोनो है। या फिर इसमें सुनाई नहीं दे रहा और इसमें सुनाई दे रहा है, तो वो क्या हो गया आपका मोनो, मतलब सिंगल
सिंगल जो चैनल है उसमें सुनाई देता है, केवल एक ही चैनल में। और लेफ्ट और राइट स्पीकर दोनों में से कोई एक ही में से आवाज़ आती है। साथ ही सिंपल और लो नॉइस, लो ऑडियो फाइल के कारण यहाँ पे इसको उपयोग किया जाता है। टेलीफोन की वॉइस हम देख सकते हैं, पुराने रेडियो प्रोग्राम से, ये सब जो है मोनो चैनल्स कहलाते थे। फिर बात कर लेते हैं स्टीरियो की। तो स्टीरियो में आपको क्या देखने को मिल जाता है? स्टीरियो में मुख्य रूप से जो दोनों तरफ है, यानी कि लेफ्ट और राइट जो दोनों चैनल होते हैं। उदाहरण के लिए हमने दो यहाँ पे ईयरफोन लगाया, दो मतलब ईयरफोन तो एक ही लगाते हैं पर दो साइड में उसकी सुनाई देता है। तो अगर इधर भी सुनाई दे रहा है और इधर भी सुनाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? वो है आपका स्टीरियो चैनल, यानी लेफ्ट और राइट दोनों में सुनाई देता है। ऐसे ही दोनों अलग अलग साउंड आने पर यहाँ पे 3D जैसी फीलिंग आती है। 3D मतलब सराउंडिंग साउंड हम बोल सकते हैं, ठीक है। सराउंडिंग साउंड जो आपका बैक साइड में आपको देखने को मिल जाते हैं। ईयरफोन में वॉइस जो है लेफ्ट और राइट दोनों में चलता है। सॉन्ग में मोस्टली स्टीरियो साउंड होता है। अभी की डेट में देखें तो अभी की डेट में आपको 5.1 जो डॉल्बी एटमॉस है वो चीज़ें देखने को मिल जाती है। साथ ही 7.1 चीज़ें देखने को मिल जाती है जो सराउंडिंग साउंड के अंतर्गत, यानी कि मल्टी चैनल यहाँ पे ये कहलाता है। तो 5.1 मतलब आपका जो फ्रंट, सेंटर और राइट रहेगा, तीन चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। और पीछे साइड अगर देखें तो रियर में लेफ्ट हो जाता है, रियर में राइट हो जाता है। और साथ ही सब वूफर भी हो जाता है जो बेस का काम कर लेता है। ऐसे ही 7.1 मतलब जो आपके ऊपर साइड वाले दो स्पीकर रहते हैं, एक्स्ट्रा साइड स्पीकर, जो आपके ऊपर साइड से आवाज़ यहाँ पे आ रही है ऐसा फीलिंग दे देते हैं। तो रियल इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस देता है ये जो 5.1 है और 7.1 है। आज की डेट में ज़्यादातर जो साउंड बार है, साउंड बार की अगर बात करें तो साउंड बार आपके दो कैटेगरी में आते हैं। एक तो 2.1 कैटेगरी में आ जाता है और एक 5.1, और नेक्स्ट जो आ जाता है आपका 7.1। तो अगर आप डॉल्बी वाली फीलिंग लेना चाहते हैं तो 5.1 या फिर 7.1 यहाँ पे लो। और सीधे आप जो है नॉर्मली आप गाने वगैरह सुनना चाहते हैं, नॉर्मल मूवी वगैरह देखना चाहते हैं, तो आप जो है नॉर्मल के लिए क्या हो जाता है? 2.1 हो जाता है, ठीक है। तो होम थिएटर है, सिनेमा हॉल है, गेमिंग आइडियो है, इन सभी में आपको सराउंडिंग साउंड देखने को मिल जाता है। तो ध्वनि के गुण में हमने पिच देखे, लाउडनेस देखे, टिम्बर देखे, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरेशन देखे, स्पीड देखें। स्पीड कहाँ? एयर में हमने देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मोनो चैनल, स्टीरियो चैनल, सराउंडिंग चैनल, ये चीज़ें भी देखें, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मिडी, MP3, 3D साउंड। इन सभी में डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी कि अलग अलग जो है आपको यहाँ पे अंतर बताना है। तो यहाँ देखिए मिडी, MP3 और सराउंडिंग साउंड की 3D साउंड की अगर बात करें तो मिडी का मतलब एक ऐसा डिवाइस, देखिए जो आपका एक प्रकार से बैंजो टाइप का, हारमोनियम टाइप का डिवाइस रहता है, जो सीधे सीधे अगर बात करें तो जो ऑडियो मिक्सर होता है उसके थ्रू कंप्यूटर में आवाज़ को ले जाने का काम कर लेता है। तो मिडी मतलब एक प्रकार से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस हो जाता है, जो क्या कर लेता है? एक प्रकार से डिजिटल म्यूजिक कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है। मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कीबोर्ड है, सिंथेसाइज़र है, और कंप्यूटर के बीच संगीत की कमांड भेजने के लिए इसमें एक्चुअल साउंड नहीं होता बल्कि नोट्स और आपकी इंस्ट्रक्शंस होती है। कुछ विशेषताएं की बात कर लेते हैं तो बहुत कम स्टोरेज लेता है ये वाला साउंड। फाइल साइज़ बहुत ही छोटा, कुछ केबी में होता है। टोन, पिच, वॉल्यूम, इंस्ट्रूमेंट आसानी से ये बदल सकते हैं। म्यूज़िक एडिटिंग बहुत आसान हो जाती है। एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो आपका कौन सा नोट बजना है तो C, D, E, कितने देर तक बजना है? 2 सेकेंड। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, पियानो बजाना है, तो कंप्यूटर इस निर्देश को पढ़कर आवाज़ को तैयार कर लेता है। साथ ही बात करें MP3 की, जिसे हम MPG 1 लेयर 3 ऑडियो बोला जाता है। तो इस प्रकार की वेव्स अगर देखें तो हमको ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। MP3 जो कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड मतलब हो जाता है इसकी कुछ क्वालिटी घट जाती है, ठीक है। और जैसे ये एक डॉट वेब फाइल हुई होती है, डॉट वेब फाइल विंडोज़ की ऑडियो फाइल हो जाती है, तो ये अनकम्प्रेस्ड हो जाती है। यानी कि जब भी हम बात करें एडिटिंग की तो एडिटिंग में हम इसी जो एक्सटेंशन वाली फाइल है उसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक्चुअल जो साउंड है वो यहाँ पे कंप्रेस किया जाता है। इसके अलावा यह हाई क्वालिटी की ऑडियो को छोटे छोटे फाइल साइज़ में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग की जाती है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अभी MP3 भी देखने को मिल जाती है वर्तमान में। यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, हर जगह से चलता है। हाई कंप्रेशन के कारण जो है फाइल साइज़ छोटा हो जाता है। जैसे एक गाने का साइज़ अगर देखोगे तो 5 से 6 MB के आसपास ये साइज़ देखने को मिल जाता है। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। और एक 50 MB की जो वेब फाइल है उसमें MP3 में कन्वर्ट करें तो 50 MB की फ़ाइल किस में चल जाएगी? 5 से 8 MB में चली जाएगी। तो ये भी चीज़ें आप समझ सकते हैं। 3D साउंड की अगर बात करें तो 3 डायमेंशनल साउंड इसे हम बोल देते हैं। जो सराउंडिंग साउंड बोले तो 5.1 जो हमने देखे हैं, या फिर हम जो है 7.1 चैनल में देखे थे। तो इस प्रकार के जो चैनल है उसमें जो साउंड आएगा वो 3D साउंड वाली फीलिंग देगा, यानी कि सराउंडिंग साउंड।
तो एक प्रकार से थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक्सपीरियंस देता है। यूज़र साउंड ऐसा सुनाई देता है जैसे कि आगे से भी आवाज़ आ रही हो, पीछे से भी आवाज़ आ रही हो, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ से। जब ऐसी आवाज़ आती है तो वो 7.1 वाले चैनल में ही पॉसिबल है। 5.1 में तो सीधे लेफ्ट से, राइट से, सेंटर से और पीछे लेफ्ट राइट से, मतलब ये 5 तरफ से साउंड आता है। परंतु यहाँ तो ऊपर से भी आवाज़ आ रही है। इसका मतलब 7.1 वाला जो है फायरिंग स्पीकर आपको देखने को मिल जाएंगे ऊपर के साइड में। जैसे गेमिंग आप खेल रहे हो, वर्चुअल रियलिटी है, होम थिएटर है, इनमें सराउंडिंग साउंड एक्सपीरियंस देता है, रियलिस्टिक एनवायरनमेंट यहाँ पे बनाता है। कौन 3D साउंड, एग्जाम्पल के लिए गेम में दुश्मन पीछे से आता है तो साउंड भी पीछे से ही सुनाई देता है। थिएटर में विमान ऊपर से उड़ता है तो जो आवाज़ है वो भी ऊपर से ही महसूस होती है। बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है तो सब ऊपर से सुनाई देता है। ये सब कहाँ होता है? 3D साउंड में। तो यहाँ कुछ अंतर भी है। जैसे साउंड का टाइप मिडी में देखें तो एक्चुअल साउंड नहीं बल्कि म्यूजिकल कमांड होती है। MP3 में एक्चुअल कंप्रेस साउंड हो जाता है और 3D में स्पेचियल बोले तो पोजिशनल जो साउंड हो जाते हैं वो देखने को मिलता है। फाइल साइज़ बहुत छोटा होता है मिडी में और MP3 में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। 3D में बड़ी हाई क्वालिटी की मल्टी चैनल देखने को मिल जाती है। कंटेंट की बात करें तो मिडी में नोट्स प्लस इंस्ट्रूमेंट होते हैं। MP3 में रियल साउंड रिकॉर्डिंग हो जाती है और आपका जो 3D है उसमें मल्टीपल डायरेक्शन ऑडियो चैनल्स हो जाते हैं। यूजेस की बात करें तो जो मिडी है, मिडी को म्यूजिकल प्रोडक्शन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में उपयोग किया जाता है और जो आपका MP3 है म्यूजिक, सॉन्ग, ऑडियो और फाइल्स के लिए उपयोग किया जाता है। और 3D साउंड गेम्स है, VR है, वर्चुअल रियलिटी, मूवीज़ है, सिमुलेशन, इनमें उपयोग किया जाता है। एडिटिंग की बात करें तो बहुत आसान है मिडी में। MP3 में कुछ लिमिटेड एडिटिंग हो जाती है परंतु 3D साउंड में एडवांस जो पोजिशनल है एडिटिंग वो पॉसिबल है। प्लेबैक डिवाइस की बात करें, सिंथेसाइज़र सॉफ्टवेयर नीडेड यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है। कोई भी मीडिया प्लेयर में MP3 रन कर सकते हैं और यहाँ पे 3D साउंड, सराउंडिंग साउंड सिस्टम और VR हेडसेट में ही पॉसिबल है। तो ये कुछ अंतर है जो आपने यहाँ पे देखे। आई होप समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का मतलब क्या हो जाता है? ग्राफिक्स मतलब जैसे हम शेप से बनाते हैं या पिक्सल से, दो प्रकार से हमको चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो चित्र चित्र होता है या फिर जो पिक्चर्स होती हैं, जो भी होता है वो सब क्या कहलाती है? ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स यहाँ पे दो चीज़ें पूछी गई है, एक तो वेक्टर और एक रास्टर। तो वेक्टर ग्राफिक्स की अगर बात करें, सबसे पहले देखें जब हम फोटोशॉप या कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं तो फोटोशॉप तो एक रास्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। पर यदि मान लो हम इलस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम इलस्ट्रेटर ही ओपन कर लेते हैं, देखिए इलस्ट्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं, यहाँ हम चलें और ये देखिए रन डायग लॉन्च इलस्ट्रेटर कर देते हैं। और इलस्ट्रेटर जब लॉन्च होगा तो इसमें हम कोई भी चीज़ें बना कर देखते हैं। जैसे हम यहाँ चलते हैं और यहाँ चल के हम न्यू फाइल बनाते हैं। न्यू फाइल में हम कोई भी एक ऐसे फाइल क्रिएट कर लेते हैं और ये फाइल जब हम क्रिएट कर लेते हैं तो हम यहाँ सेव बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ चले और यहाँ चल के हम एक सेव बनाए। अब ये सेव बनाए, सेव में हम कर लेते हैं कलर, ठीक है। कलर करने के बाद जब हम इसे बड़ा करते हैं तो बड़ा करके देखिए ये जो आपका सिंपल है, देखिए कितने भी बड़ा कर दो यहाँ पे ये जो है पिक्चर क्वालिटी इसकी घट नहीं रही है। जबकि हमने कितना छोटा बनाए थे, यहाँ देखिए बड़ा करने के बाद भी यहाँ क्वालिटी बिल्कुल भी घटी नहीं है। क्यों नहीं घटी? क्योंकि ये जो है आपका वेक्टर ग्राफिक्स है। पर वहीं बात करें हम रास्टर ग्राफिक्स की तो हम फोटोशॉप ओपन करके देख लेते हैं। फोटोशॉप जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है? रास्टर ग्राफिक्स के रूप में देखने को मिल जाती है। तो उसमें हम कोई भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए पिक्चर ओपन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है पिक्चर ओपन कर लेते हैं, यही ओपन कर लेते हैं जो FTP है। अब जो FTP है इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखोगे तो देखिए ये जो पिक्चर है सही मायने में पिक्चर नहीं दिख रही है, जबकि छोटे छोटे ब्लॉक्स डॉट दिख रहा है। तो ऐसी पिक्चर जो पिक्सल से मिलकर बनी होती है, जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट होते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं रास्टर ग्राफिक्स। और इनकी क्वालिटी बड़ा करने पर जो है बिखर जाते हैं, इंडिविजुअल पिक्सल अलग अलग दिख जाते हैं। जूम में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। और यदि बात करें वेक्टर की तो वेक्टर ग्राफिक्स कुछ एंकर पॉइंट है, शेप है, इनसे बनी होती है। अगर इसको कितने भी बड़ा करेंगे तो जूम में ये जो पिक्चर की क्वालिटी है घटती नहीं है। तो आपको दो चीज़ें समझ में आ गई। वेक्टर ग्राफिक्स मतलब मैथमेटिकल शेप, लाइन, पॉइंट, कर्व के माध्यम से बनता है। रेजोल्यूशन यहाँ पे इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि कितने भी बड़ा करो छोटा करो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो क्वालिटी हमेशा शार्प रहती है। फाइल साइज़ इसका छोटा रहता है क्योंकि शेप से मिलकर बना होता है। एडिटिंग आसान हो जाती है। लोगो है, आइकॉन है, इलस्ट्रेशन है, इनमें इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है।
जैसे कंपनी का लोगो बनाना, कार्टून इलस्ट्रेशन बनाना, आइकॉन, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ये सब वेक्टर ग्राफिक्स के उदाहरण हैं। जैसे एडोब इलस्ट्रेटर इसमें काम कर लेता है, कोरल ड्रा, इंकस्केप, ये सब क्या है, ये सब आपके वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। अब बात कर लेते हैं रास्टर की। तो रास्टर मतलब छोटे छोटे डॉट यानी पिक्सल से मिलकर बना होता है, और ये जो है जूम करने पर ब्लर या पिक्सलेट हो जाते हैं, यानी कि पिक्सल अलग अलग दिखने लगते हैं। फ़ोटो रियलिस्टिक इमेज के लिए ज़्यादा आइडियल है, बड़ी साइज़ हो जाती है पिक्सल के कारण यहाँ इमेज की। पिक्सल बेस्ड एडिटिंग, थोड़ा सा कलर करेक्शन, रीटचिंग्स यहाँ पे पॉसिबल है। उसके अलावा ये डिजिटल फ़ोटोज़ है, स्कैन इमेज है, जेपीजी, पीएनजी, बीएमपी फाइल फॉर्मेट इसमें देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर इसमें एडोब फोटोशॉप मुख्य रूप से, साथ में गिम्पी है जो ओपन सोर्स फ्री है। तो दोनों में अंतर देख लिए अपन ने। अब दोनों में अंतर आप देख सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना होता है, कर्व, शेप या जो भी आपका मैथमेटिकल है, और रास्टर ग्राफिक पिक्सल्स है। जूम की बात करें तो ये जूम करने पर ख़राब नहीं होती वेक्टर, और रास्टर ग्राफिक जूम करने पर पिक्सलेट हो जाती। फाइल साइज सामान्यतः छोटा होता है वेक्टर का, और ये बड़ा होता है। यूज़ केस भी हमने देख लिए और उसके एक्सटेंशन भी देख लिए, ठीक है। तो एस बी जी, ए आई, एडोब इलस्ट्रेटर की, सी डी आर है, ई पी एस है, ये सब क्या है, वेक्टर ग्राफिक्स है। और जे पी जी, पी एन जी, बी एम पी, टी आई एफ, ये सब जो है आपके रास्टर ग्राफिक्स है, ठीक है। सॉफ्टवेयर भी हमने यहाँ पे देख लिए, आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिल जाता है कलर मॉडल के ऊपर। कलर मॉडल मतलब मुख्य रूप से अगर देखें तो एक इमेज को बनाने में कौन सा कलर उपयोग किया गया है, कौन से कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिए गए हैं, उन्हीं से मिलकर बनता है कलर मॉडल। जैसे एक हो जाता है आरजीबी, एक हो जाता है CMYK के। तो हम सीधे चलते हैं कहाँ पे, हम फोटोशॉप में चलते हैं, और फोटोशॉप में चल के हम जो है क्या कर लेते हैं, एक न्यू इमेज लेते हैं। न्यू इमेज लेते हैं, कंट्रोल के साथ एन करें, और एन करने के बाद हम कोई भी एक साइज़ ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ चले, और इसमें जाकर हम जो है 500 पिक्सल के हिसाब से क्या ले लेते हैं, एक इमेज ले लेते हैं। ये 500, और यहाँ पे भी हमने 500 लिए, तो एक नई इमेज हमारी बन गई। अब इस इमेज में हम जो है चाहे तो कलर कर सकते। उदाहरण के लिए हमने ये शेप लिए, और इस शेप में हम कलर करना चाहते। देखिए फाइल में गए, यहाँ पे फिल में, और फिल में जाने के बाद आपको अलग अलग कलर मिल रहा है। सीधे चलते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको समझाता हूँ। जो कलर पिकर आया है उसी में आपको कलर मॉडल देखने को मिल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देखिए आपको HSB देखने को मिल रहा है, ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। उसके बाद RGB मिल रहा है, रेड, ग्रीन, ब्लू। उसके बाद आपको लैप कलर भी मिल रहा है, और नेक्स्ट जो मिल रहा है CMYK। तो हम ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस पे तो ज़्यादा काम नहीं करते, हम RGB पे काम करते हैं। मान लीजिए RGB जो है आपका 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू रखता है। 0 से लेकर 255 मतलब 255 जाओगे तो मैक्सिमम हो जाएगा क्या, R बोले तो रेड। तो रेड कलर यहाँ पे आ गया है। जैसे ओके करोगे तो रेड आ जाएगा, ठीक है। फिर से चलें, तो फिर से चलते हैं वहीं पे, और यहाँ चलने के बाद हम R के बाद हम 0 कर देते हैं, और 0 को हम जो है यहाँ पे जो ग्रीन है उसको 255 कर देते हैं, ग्रीन कलर आ गया। अगर हम इसको 0 कर देते हैं और यहाँ से जाके 255 कर देते हैं, तो ये हो जाता है आपका ब्लू कलर। तो इस प्रकार से आप कलर ले सकते हैं। दो कलर के कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, जैसे रेड को हम 255 ले लेते हैं और ग्रीन को भी 255, तो क्या बन जा रहा है, येलो बन जा रहा है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे बोले तो रेड और ग्रीन मिलकर फुल बनाए तो येलो बन जा रहा है, और येलो 100% होता है। देखिए यहाँ पे मान लो अपन 100% कर देते हैं, तो 100% येलो कैसे बनेगा, 247 और 236 में। तो CMYK की अलग वैल्यू चलती, मान लीजिए इसको भी 0 कर दिए, इसको भी 0, इसको भी 0 और इसको भी 0। तो सभी 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका वाइट, कौन, CMYK। तो मतलब यहाँ पे RGB फुल रहेगा तो वाइट बनेगा, इसके अपोजिट में CMYK 0 रहेगा तो वो वाइट बनेगा। और इसको हम 0 कर देते हैं RGB को, तो क्या बन जा रहा, ब्लैक। तो ब्लैक तो बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ब्लैक इस साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ हम जो है इसको फुल कर देते हैं, जैसे 100, इसको भी 100, इसको भी 100 और इसको भी 100। तो देखिए ब्लैक इस साइड बन रहा है, ये देखिए फुल ब्लैक का मतलब ये वाला। जबकि हम जो है इधर साइड ऐसे करेंगे तब वो ब्लैक बनेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा एक प्रकार से ब्राउन टाइप की फीलिंग यहाँ पे देगा। तो RGB मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, जो कि प्रिंटिंग में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। और यहाँ ये डिजिटल स्क्रीन पे दिखाने के लिए RGB उपयोग किया जाएगा, और CMYK आपका प्रिंटिंग में उपयोग किया जाएगा। प्रिंटिंग बोले तो जब भी आप प्रिंटिंग करोगे, न्यूज़पेपर है या पोस्टर है, बैनर है, उनमें CMYK कलर मॉडल लगेगा, सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, ठीक है। और अगर आप डिजिटल स्क्रीन की बात करें, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, उसमें दिखाना है तो आपको RGB की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये कलर मॉडल आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए हम चलते हैं सीधे यहाँ पे। तो आपको कलर मॉडल और इसके अंतर्गत ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस भी मैंने बताया। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए RGB की बात कर लेते हैं।
तो एडिटिव कलर मॉडल है जिसमें रेड ग्रीन ब्लू जो है प्लस साथ में मिलकर यहाँ पे अलग अलग कलर बनाते हैं एडिटिव। और जो आपका सी एम बाइक है वो सब्सट्रैक्टिव है। तो आगे चलेंगे अपन। आरजीबी मोबाइल स्क्रीन है, डिजिटल स्क्रीन, जहाँ पे भी दिखाना तो आरजीबी की ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ जितना लाइट जोड़ते हैं उतना ब्राइटर यहाँ बनते जाता है। रेड ग्रीन ब्लू मिलाए तो वाइट बन जाता है। वेब डिज़ाइन में डिजिटल ग्राफिक्स है, मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर मॉनिटर, एलईडी है। इनमें यदि ओनली रेड दिखाई देता है मतलब तो यहाँ पे देखिए रेड मतलब हमको 255 वैल्यू लेना है, और रेड ग्रीन मिलाए तो क्या बन जा रहा था, येलो बन जा रहा था। ग्रीन और ब्लू मिलाए तो सियान बन जा रहा था। रेड और ब्लू मिल जाए तो मैजेंटा बन जा रहा था। ऐसे सी एम बाई की बात करें, सियान मैजेंटा और ब्लैक, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। ब्लैक मतलब की कलर, मुख्य कलर, तो इसको सब्सट्रैक्टिव कलर मिल जाता है। मतलब सब्सट्रैक्टिव कलर यहाँ पे बोल सकते हैं। सियान मैजेंटा येलो प्लस ब्लैक इंक का उपयोग किया जाता है, और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। जितना अधिक इंक जोड़ते हैं उतना रंग डार्क होते जाता है। सी एम बाई मतलब यहाँ पे बराबर ब्लैक कलर बनता है, तो प्योर ब्लैक नहीं बनता, इसलिए के मतलब इसलिए जो है की कलर का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिए आपको जो है सी एम बाई के बोले तो प्रिंटिंग में इंकजेट लेज़र। उसके बाद आप देखोगे तो जो मैगज़ीन है, बैनर है, पोस्टर है, जो एक प्रकार से पैकेजिंग प्रिंटिंग है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। आरजीबी जो है एक प्रकार से आरजीबी और सी एम बाई के में अंतर की बात करें तो ये जो मॉडल है वो एडिटिव हो जाता है आरजीबी, और ये सब्सट्रैक्टिव हो जाता है। यहाँ बात करें तो ये जो डिजिटल स्क्रीन की जो भी ज़रूरत होती है वो आरजीबी पूरा करता है, और प्रिंटिंग के लिए सी एम बाई के। कलर में आप देखोगे आरजीबी यहाँ 3 कलर है और यहाँ पे 4 कलर है। ब्राइट और वाइब्रेंट होता है आरजीबी, और ये डल और मेट और कंपेयर टू आरजीबी हो जाता है। इसके बाद आरजीबी बराबर वाइट हो जाता है, और सीएमवाई के बराबर क्या हो जाता है, ब्लैक। जेपीजी, पीएनजी, एसबीजी में क्या उपयोग होता है, आरजीबी, और प्रिंटिंग के लिए टीआईएफ, यूपीएस में उपयोग किया जाता है सीएमवाई के। ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस की बात करें, ह्यू मतलब हो जाता है एक प्रकार से एक्चुअल कलर, जो कि रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो आदि हो सकते हैं। यह बताता है कि रंग कौन सा है। जैसे मान लो 0 है और 360 इन दोनों के बीच में चलता है। उदाहरण के लिए हम यहीं चले और यहाँ चल के हम देख लेते हैं, यहाँ 0 है, और अगर मान लो 45 कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे कलर बदल रहा है। यहाँ पे कर लेते हैं हम 90 तो देखिए यहाँ कलर बदल रहा है। तो जैसे जैसे परसेंट बढ़ाएंगे घटाएंगे तो कलर यहाँ पे चेंज होगा। तो ये इतने कलर को यहाँ पे ये चेंज करता है। यह बताता है कौन सा कलर है। जैसे 0 है तो रेड है, 120 है तो ग्रीन है, 240 है तो ब्लू है। और सेचुरेशन की बात करें तो रंग कितना प्योर है या कितना फेड है। तो यहाँ पे इसकी भी वैल्यू हम चेंज करके देख लेते हैं। जैसे हाई सेचुरेशन, रंग खूब चमकीला होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेचुरेशन हम 0 कर देते हैं तो देखिए 0 में कहाँ पहुँच गया। और अगर मान लो 45 कर देते हैं तो जो कलर है ग्रीन ना होकर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है। 45 की जगह हम कर देते हैं 80 तो देखिए जो सर्कल है वो थोड़ा थोड़ा इधर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए 100% कर देते हैं तो 100 कर देते हैं, देखिए पूरा प्योर ग्रीन आ गया है। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। और ब्राइटनेस की बात करें, कलर कितना लाइट है और कितना डार्क है। तो अगर लाइट बढ़ाने पर कलर सफ़ेद हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसको हम जो है 10 कर लेते हैं तो देखिए नीचे चल रहा, मतलब इधर चलेगा तो क्या चलेगा, सेचुरेशन, और इधर चलेगा तो क्या चलेगा, डार्कनेस और लाइटनेस। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ 90 तो देखिए ये जो गोला है वो ऊपर चला जा रहा है, तो यहाँ नीचे चल रहा है, इसका मतलब ब्राइटनेस कम हो रहा है। और जैसे जैसे ऊपर चल रहा है मतलब ब्राइटनेस बढ़ रहा है। और इधर चल रहा है तो ह्यू आप सेचुरेशन आपका कम हो रहा है, और इधर चल रहा है तो सेचुरेशन क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। ठीक है। और यहाँ जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आपका जो ह्यू है, ह्यू आपका बदलेगा, मतलब कलर बदलेगा। तो ये आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। उसके बाद है देखिए यहाँ पे ह्यू हमने देख ली, एचएसबी मॉडल के अंतर्गत हमने तीनों चीज़ें देख ली। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इमेज फाइल फॉर्मेट। तो बीएमपी, टीआईएफ, डीआईबी बहुत सारे होते हैं। तो इमेज फाइल फॉर्मेट जो हो जाते हैं अलग अलग यूजेस के हिसाब से, एडिटिंग के हिसाब से, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे जेपीजी, जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, वेब फाइल, आजकल इंटरनेट में ज़्यादातर यही फॉर्मेट चल रहा है। टीआईएफ बोले तो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, पीएनजी बोले तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जीआईएफ बोले तो ग्राफिकल इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, बीएमपी बोले तो बिटमैप फाइल। तो कुछ इस प्रकार से फाइल फॉर्मेट है। जैसे जेपीजी जो हम पिक्सल से ग्रुप में लेते हैं, इसका साइज़ कम होता है। फोटोग्राफ्स जितनी भी रियल लाइफ इमेज है, हाई कंप्रेशन, छोटा हो जाता है साइज़, सभी डिवाइसेस ब्राउज़र को सपोर्ट कर लेता है। कलर रिच होते हैं यहाँ 24 बिट कलर। लिमिटेशंस, लूजी कंप्रेशन हो जाता है, यानी कि क्वालिटी कम हो जाती है कंप्रेस होने के कारण। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सपोर्ट नहीं करता है, और बार बार सेव करने पर क्वालिटी घट जाती है। पीएनजी की बात करें तो लूजलेस है, यानी कि क्वालिटी ख़राब नहीं होती है कंप्रेस होने के बाद भी।
ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो जाता है, अल्फा चैनल यहाँ देखने को मिल जाता है। जब भी अल्फा चैनल की बात हो तो ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। लोगो आइकॉन में इसका उपयोग किया जाता है। 24 और 48 बिट कलर सपोर्ट। फाइल साइज जेपीजी से बड़ा हो जाता है और फोटो के लिए उतना सुटेबल नहीं हो जाता है। जीआईएफ की बात करें तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट या ग्राफिक्स फाइल इंटरचेंज फॉर्मेट हो जाता है। तो जितने भी एनिमेशन हैं उनको सपोर्ट करती है जीआईएफ। ट्रांसपेरेंट कलर सपोर्ट, स्मॉल साइज ग्राफिक्स, 256 कलर 8 बिट को सपोर्ट कर लेता है। कलर लिमिटेशंस यहाँ हाई क्वालिटी की इमेज के लिए पर्याप्त नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी लिमिटेड हो जाती है। मॉडर्न एनिमेशन के लिए जीआईएफ ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गया। अभी की डेट में देखें तो 2D है, 3D है, मोशन ग्राफिक्स है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। बीएमपी बिटमैप इमेज अनकम्प्रेस्ड फाइल फॉर्मेट हाई क्वालिटी की। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर लेता है पेंट प्रेस वगैरह। फाइल साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, वेब और मोबाइल के लिए सूटेबल नहीं है। टीआईएफ प्रिंटिंग के लिए उपयोग की जाती है। ये जो हो जाती लूजलेस क्वालिटी, डिटेल सेव रहती है, लेयर रहती है, इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग रहती है। एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ये भी वेक्टर ग्राफिक्स है जो कि लोगो आइकॉन डायग्राम के लिए यहाँ पे पॉसिबल है। इसके अलावा वेब फाइल मॉडर्न वेब इमेज फाइल फॉर्मेट है। स्मॉल प्लस हाई क्वालिटी हो जाती है आज की डेट में। ट्रांसपेरेंसी एनिमेशन दोनों को सपोर्ट कर लेता है और ओल्ड ब्राउज़र में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। जैसे हम बात कर लेते हैं फोटोशॉप की, तो फोटोशॉप हम उपयोग कर रहे हैं 2023 वाला, 2023 में तो ये खुल जाएंगे पर 20 में ये नहीं खुलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है चीज़, कंपैरिजन आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है लेयर और मास्किंग क्या होती है। लेयर का मतलब क्या हो जाता है, चलिए हम पहले देख लेते हैं लेयर क्या होती है। तो फोटोशॉप में हम चलें और फोटोशॉप में चलने के बाद यदि मान लो हम कोई भी शेप लेके आते हैं, मान लीजिए शेप लाए और शेप के ऊपर हमने क्या लिख दिया, एक प्रकार से ऐसे लिख दिया SHW, और इसका कलर हम जो है कलर ना बदलें और ऐसे लाकर इसको रख देते हैं, Ctrl+T करें और इसको ले जाकर बड़ा कर देते हैं। फोटोशॉप का कंप्लीट लेक्चर आप देख सकते हैं जाकर, फोटोशॉप यदि सीखना है तो। आगे ग्राफिक डिज़ाइन वाली जो आपका ट्यूटोरियल है वो भी आएगा, उसके लिए आप जो है चैनल पर बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी ट्यूटोरियल है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो वीडियो एडिटिंग वाला भी आएगा और ग्राफिक डिज़ाइन वाला भी आएगा। तो यहाँ देखिए हमने जो है एक शेप लिए और एक हमने टेक्स्ट लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो दो ऑब्जेक्ट लिए हैं और दोनों अलग अलग एक प्रकार से क्या है लेयर है। तो देखिए यहाँ पे लेयर हम देख सकते हैं। तो लेयर आप समझ गए। उसके बाद लेयर के साथ साथ हम जो है यहाँ पे मास्किंग देखते हैं। तो मास्किंग क्या होती है, यहीं पे देखोगे मास्किंग। तो मास्किंग का मतलब हो जाता है कि इसी में, मतलब चलिए इसमें नहीं लाते, इसमें, और इसमें हम जो है मास्किंग अगर अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे देखिए आपको ब्रश देखने को मिल जाता है। तो ब्रश हम छोटा बड़ा करेंगे, देखिए आप जो डब्लू है, डब्लू अकेले को आपने हटा दिए, परमानेंट नहीं हटा है, इसके ऊपर एक जो है मास्क लगा दिए हैं। अगर मान लो इसको वापस लाना तो यहाँ से स्विच करो वाइट, जो आपका कलर है वो आप देखिए वाइट कलर लाओगे तो ये वापस से आ जाएगा। इसका मतलब हमारी एडिटिंग को बिना किसी मतलब नुकसान के हम एडिटिंग को या तो लाना चाहते हैं या छुपाना चाहते हैं, जो भी, तो उसके लिए हम यहाँ पे मास्किंग का उपयोग कर लेते हैं। तो लेयर मतलब फोटोशॉप में जितने भी ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं वो सब आपस में लेयर कहलाती है। ठीक है, अलग अलग पार्ट से मिलकर एक इमेज बनी होती है, जैसे बैकग्राउंड लेयर, फोटो, टेक्स्ट, लोगो, ये सब। और चैनल्स की अगर बात करें तो चैनल प्रॉपर्टीज़ में देखने को मिल जाता है, जैसे चैनल अलग अलग हो जाते हैं। हमने देखे थे रेड, ग्रीन, ब्लू, तो अलग अलग प्रकार से हम चैनल का उपयोग कर लेते हैं। भाई कौन सा कलर कितना चाहिए वो हम यहाँ पे चैनल के रूप में देख पाते हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू आपको देखने को मिल जाता है, कलर को स्टोर कर लेते हैं। इसके अलावा मास्क की अगर बात करें तो मास्क मतलब एक चेहरे के ऊपर एक और चेहरा लगाना ताकि बाद में उसको निकाला जा सके। एक होती प्लास्टिक सर्जरी, तो प्लास्टिक सर्जरी ना करके हम क्या कर रहे हैं, मास्किंग कर रहे हैं। ब्लैक मतलब छुपाना हो जाता है, वाइट मतलब शो, और ग्रे मतलब हो जाता है पार्शियली शो, आधा दिखाना और आधा छुपाना। तो इसके लिए हम यहाँ पे मास्किंग का उपयोग कर लेते हैं। तो आप जो है इसमें लेयर, चैनल्स और मास्क में है कंपैरिजन देखे और आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 की, जिसमें मुख्य रूप से वीडियो पर बेसिक्स बात की गई है, वीडियो के जो बेसिक्स है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एनालॉग और डिजिटल वीडियो। तो वीडियो का मतलब समझिए पहले। वीडियो मतलब क्या हो जाता है, जो हमारी इमेजेस हो जाती है, जितनी भी इमेजेस हैं उनको लाइन से रखे अगर हम कंटिन्यू इनको चला देते हैं बिना किसी जर्क के, तो ये स्टिल इमेज जब चलने लगती है तो वही बन जाता है हमारा क्या, वीडियो बन जाता है। तो वीडियो आप समझ गए। वीडियो जिसमें दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो एनालॉग मतलब इस प्रकार से बहुत सारी नॉइज़ होती है और जो आपका डिजिटल वीडियो है उसमें नॉइज़ तो होती है पर कम होती है। तो ये 0 और 1 के सिद्धांत पर काम कर लेता है।
तो जितने भी रिकॉर्डिंग होती है वो एनालॉग, उसके बीच में कन्वर्टर लगता है, फिर कंप्यूटर डिजिटल वीडियो में यहाँ पे लाकर उसको प्रोसेस करता है। तो एनालॉग वीडियो मतलब कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में रिकॉर्ड और ट्रांसमिट होते हैं। पिक्चर क्वालिटी लाइट, नॉइज़ और हार्डवेयर पर निर्भर करती है। पुराने टीवी सिग्नल्स है जिसके अंतर्गत स्टैंडर्ड मिल जाते, PAL है, NTSC है, एस एससी कैम है, ये सब जो है आपके एनालॉग को सपोर्ट कर लेते हैं। VHS टेप है, एनालॉग CCTV कैमरा है, DVR बेस्ड है, ये सब जो है एनालॉग वीडियो पर काम कर लेते हैं। बात कर लेते हैं डिजिटल वीडियो की, तो ये बाइनरी 0 1 के हिसाब से काम कर लेता है, प्रोसेस करता है, अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी, क्लीन है, नॉइज़ फ्री यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कंप्यूटर है, मोबाइल है, कैमरा, इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे MP4 है, AVI है, मूव है, MOV फाइल है ना, CCTV जो डिजिटल वाले हैं NVR बेस्ड हो जाते हैं, यूट्यूब वीडियो है, ये सब डिजिटल वीडियो देखने को मिल जाते हैं। तो आप अंतर देख सकते हैं यहाँ पे, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोले तो एनालॉग, बाइनरी डेटा मतलब डिजिटल, क्वालिटी थोड़ी क्लियर होती है, नॉइस रहती है इसमें, परंतु डिजिटल में हाई क्लियरिटी, नो नॉइस। स्टोरेज की बात करें तो टेप जैसे मीडिया यहाँ पे देखने को मिल जाता है, डिजिटल में हार्ड डिस्क है, SSD है, मेमोरी कार्ड, ये चीज़ें देखने को मिलती है। एडिटिंग की बात करें तो हार्ड एडिटिंग क्वालिटी लॉस हो जाती है एनालॉग में, परंतु डिजिटल में इजी एडिटिंग, नो क्वालिटी लॉस, मतलब कोई भी डिस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलता। ट्रांसमिशन की बात करें तो केबल इंटरफेरेंस होता है, और यहाँ पे डिजिटल में स्टेबल और फास्ट ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। इसके बाद कंपैरिजन की बात करें, यानी कि इसको सिकोड़ सकते कि नहीं, मतलब इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, एनालॉग में लिमिटेड है और पॉसिबिलिटी नहीं है, परंतु डिजिटल में हाई कंप्रेस्ड यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसके बाद रिलायबिलिटी की बात करें तो लो होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है हाई। एग्जाम्पल के लिए VHS है, ओल्ड टीवी, और यहाँ पे MP4 है, और ये इसके बाद हमको डिजिटल कैमरा के रूप में भी चीज़ें देखने को मिल जाती है। कॉस्ट एनालॉग थोड़ा सस्ता होता है और ये थोड़ा महंगा होता है डिजिटल। यूज़ केस की बात करें तो ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग में इसका उपयोग किया जाता था एनालॉग का, और डिजिटल का उपयोग वेब वीडियोज़ है, HD रिकॉर्डिंग है, इनमें किया जाता है। तो आप दोनों में यहाँ पे अंतर देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, वीडियो प्ले करने के लिए कुछ वीडियो स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ जाती है, या बनाने के लिए, प्ले करने के लिए, प्रोसेस के लिए स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ जाती है। उन स्टैंडर्ड्स को बोल सकते हैं हम NTSC, PAL, HDTV। तो हम बात करें NTSC की, तो NTSC कौन से एरिया में उपयोग किया जाता है? नॉर्दर्न अमेरिका, देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में कुछ भागों में इसका उपयोग किया जाता है। अगर SC कैम की बात करें, SC कैम, तो आपको यूरोप, यूरोप तो बोल नहीं सकते, एशिया, एशिया बोले तो जो रूस का भाग है एशिया वाला, उस वाले भाग में देखिए यहाँ पे कजाकिस्तान, इस वाले भाग में आपको देखने को मिल जाएगा, तुर्कमेनिस्तान में। तो ये जो है SC कैम मिल जाएगा। और PAL की बात करें तो जितना भाग, जैसे अफ्रीका का कुछ भाग छोड़ दे और अमेरिका, साउथ अमेरिका का कुछ भाग छोड़ दें, तो जितनी भी जगह बची है उस सभी जगह PAL, यहाँ पे PAL उपयोग किया जाता है। PAL जो कि हमारे भारत के अंतर्गत भी उपयोग किया जाता है वीडियो प्ले, वीडियो को प्रोसेस करने के लिए, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो वीडियो स्टैंडर्ड एक प्रकार के रूल्स है, मतलब नियम है, जो तकनीकी एक प्रकार से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होते हैं, जिनके आधार पर वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है, वीडियो को ट्रांसमिट किया जाता है, वीडियो को डिस्प्ले, ब्रॉडकास्ट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इसके साथ ही फ्रेम रेट है, रेजोल्यूशन है, कलर फॉर्मेट है, बैंडविड्थ है, कंपैटिबिलिटी, ये सारी चीज़ें टीवी कैमरा में चीज़ें देखने को मिल जाती है। कुछ मुख्य स्टैंडर्ड की अगर बात करें, जैसे NTSC बोले तो नेशनल टेलीविज़न सिस्टम कमेटी, जो कि अमेरिका, कनाडा, जापान, इन सभी देशों में इसका उपयोग किया जाता है। और फ्रेम रेट की बात करें, प्रत्येक सेकंड में इमेज कितनी होगी, ठीक है, कितने फ्रेम होंगे, वो डिपेंड करता है यहाँ पे। तो 29.97 बोले तो 30 फ्रेम रेट के आसपास इसमें उपयोग किया जाता है। और नॉर्मली अगर यूट्यूब की बात करें तो 24 FPS वाले जो वीडियो है वो यूट्यूब पर चलाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं भी एडिटिंग करता हूँ तो मैं 30 FPS पर करता हूँ, तो 30 FPS स्टैंडर्ड है, मतलब 24 के ऊपर आप कितने भी कर सकते हो। 60 FPS करोगे तो स्लो मोशन के लिए यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाती है वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन 525 लाइन्स, कलर सिस्टम YIQ देखने को मिल जाता है, फीचर्स स्मूथ मोशन के लिए अच्छी फ्रेम है, लेकिन कलर एक्यूरेसी कम हो जाती है। फिर PAL की बात करें, फेज अल्टरनेटिंग लाइन, तो भारत, यूरोप और बाकी जो देश है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, इन सही 100 देशों में इसका उपयोग किया जाता है, जिसका फ्रेम रेट 25 FPS है, और यहाँ 625 लाइन देखने को मिल जाती है रेजोल्यूशन। बेहतर कलर क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। भारत में पुराने टीवी सिस्टम PAL पर आधारित थे।
फिर एसी कैम की बात करें, सिक्वेंशियल कलर एंड मेमोरी की बात करें तो फ्रांस, रूस और अन्य देशों में इसका उपयोग मिल जाता है। इसका भी FPS 25 है और रेजोल्यूशन जो है उसी के जैसा, कलर क्वालिटी, स्टेबिलिटी, सारी चीज़ें ठीक है। फिर HD टीवी आया वर्तमान में, हाई डेफिनेशन टीवी। तो HD यानी डिजिटल वीडियो स्टैंडर्ड 16:9 वाइड स्क्रीन रेशो का उपयोग किया जाता है। साथ ही यहाँ पे 720 डी जो P है प्रोग्रेसिव देखने को मिल जाता है। आप नॉर्मली यूट्यूब पे देखते होंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। 1080 आपको आई देखने को मिल जाता है, इंटरलेस्ड 19:20:1080। 1080p यानी कि फुल HD 19:20:1080, यहाँ पे भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसमिशन में इसका उपयोग किया जाता है, हाई क्लियरिटी है, नो सिग्नल नॉइज़ है, यूज़ इन मॉडर्न टीवी ब्रॉडकास्टिंग। फिर आ गया अल्ट्रा HD, बोले तो 4K 8K ये सारी चीज़ें। 4K मतलब 3840x2160 अल्ट्रा HD। उसके बाद यहाँ देखिए मूवीज़ वगैरह आज की डेट में देखने मिल जाती है, हाई क्लियरिटी, यूज्ड इन नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, सिनेमा है, जो आपका अमेजन प्राइम है, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए डिजिटल वीडियो स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे कॉमन वीडियो स्टैंडर्ड MPEG 2 है, MPEG 4 है, जो H.264 जो वीडियो मतलब हम एडिट करते हैं प्रीमियर में, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। H.265 हाई एफिशिएंसी वीडियो कोड यहाँ पे देखने मिल जाता है, जो कि आपके मतलब कुछ मोबाइल है या फिर आईफोन में, उनमें देखने को मिलता है ये वाला एक्सटेंशन। फिर AB1 है, न्यू ओपन सोर्स स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमको देखने मिल जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ वीडियो डिजिटाइजेशन। वीडियो को डिजिटाइज करने के तरीके समझाइए या उसकी स्टेप्स को समझाइए। तो सीधे सीधे हम बोलें तो किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करना, उसको यहाँ पे कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करने के बाद एडिट करना, एडिट करने के बाद इसको जो भी चीज़ें चेंजेस करना है उसके बाद उसको फाइनली पब्लिश कर देना, क्या कहलाता है, वीडियो का डिजिटाइजेशन कहलाता है। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें एनालॉग वीडियो को डिजिटल फॉर्मेट में बदला जाता है ताकि उसे स्टोर किया जा सके, एडिट किया जा सके, कंप्रेस किया जा सके और ट्रांसमिट किया जा सके। तो एनालॉग वीडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में होता है, जबकि डिजिटल वीडियो बाइनरी 0 1 के फॉर्मेट में यहाँ पे स्टोर किया जाता है। इसलिए यहाँ पे एडिटिंग, कंप्रेशन, स्ट्रीमिंग, स्टोरेज के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है वीडियो डिजिटाइजेशन। तो यहाँ कुछ प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले वीडियो इनपुट, बोले तो एनालॉग वीडियो कैमकॉर्डर जो आपका रिकॉर्डर होता है, VCR होता है, CCTV होता है, टीवी ट्यूनर, इनसे सिग्नल लिया जाएगा। कैप्चर कार्ड वीडियो जो ग्रैबर है, इसकी मदद से इनपुट कंप्यूटर तक जाता है। एग्जाम्पल के लिए USB वीडियो, कैप्चर कार्ड, टीवी ट्यूनर कार्ड, ये सारी चीज़ें। फिर उसका सैम्पलिंग मतलब कंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल को छोटे छोटे सैंपल्स में बांटा जाता है या सैंपल लिया जाता है। उसके बाद सैंपल रेट, जितनी ज़्यादा सैम्पलिंग रेट होगी उतना स्मूथ वीडियो माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। फिर क्वांटिनाइजेशन मतलब मूल्य निर्धारण करना, मतलब वैल्यू को नियरेस्ट डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। एनालॉग वोल्टेज डिजिटल वैल्यू, यहाँ पे 0 से 255 जैसे नंबर बनते हैं। फिर आता है एनकोडिंग सिस्टम, रॉ डिजिटल वीडियो बहुत बड़ा होता है तो उसे कंप्रेस किया जाता है, और कंप्रेस करके कॉमनली अगर देखें तो H.264 MP4, MPEG 2, H.265 बोले तो हाई एफिशिएंसी वीडियो कोड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद फाइल को या वीडियो को स्टोर करना होता है डिजिटल वीडियो के रूप में, और यहाँ पे देखिए MP4, AVI, MOV, MKV इनमें देखने को मिल जाता है। तो आप इस प्रकार से जो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, वो बना सकते हैं अपने हिसाब से अपना आंसर लिखते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है, एक्सप्लेन वीडियो कंप्रेशन टेक्निक। बोले तो वीडियो को कंप्रेस करने की जो टेक्निक है उसको एग्जाम्पल की सहायता से समझाइए। तो सिंपल है, वीडियो फ्रेम हमने लिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिए। उसके बाद प्रिडिक्टर, ट्रांसफॉर्म कोडिंग, एनकोडर, एनकोडर के बाद देखिए कंप्रेस वीडियो बिट स्ट्रीम आई, फिर डिकोडर आया, डिकोडर के बाद इन्वर्स ट्रांसफॉर्म हुआ और कंप्रेस्ड एंड रिकंस्ट्रक्ट वीडियो फ्रेम। इस प्रकार से कंप्लीट प्रोसेस देखने को मिल जाती। सीधे सीधे बात करें तो वीडियो कंप्रेशन का मतलब वीडियो की फाइल साइज़ को कम करना ताकि वह कम स्टोरेज ले, तेज़ी से प्ले हो, अपलोड हो सके बिना क्वालिटी की नुकसान के, मतलब गुणवत्ता में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पे एक होती है लूजलेस। लूजलेस का मतलब लॉसलेस, मतलब एक प्रकार से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो इस तकनीक में वीडियो का कोई डेटा हटाया नहीं जाता, 100% असली क्वालिटी बरकरार रहती है। फाइल साइज़ कम हो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। जब एडिटिंग या आर्चिविंग के लिए हाई क्वालिटी चाहिए तब इसका उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ देख भी सकते हैं कुछ आपको कंप्रेसिंग टेक्निक है, एप्पल प्रोरेस है, PNG सीक्वेंस फॉर फ्रेम है, FFB1 है, हफ यू
वाई यू वी है देखने को मिल जाता है। फिर आपको लूजी कंप्रेशन बोले तो इसमें क्वालिटी जो है हट जाती है या घट जाती है। तो इसमें वीडियो का कुछ डेटा हटाया जाता है जिसे ह्यूमन आई आसानी से नोटिस नहीं कर सकता। फाइल साइज़ कम हो जाता है और क्वालिटी भी घट जाती है। जैसे स्ट्रीमिंग है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इसमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो H 264, H 265 ये चीज़ें आपको मिल जाती है इसमें। BP9, AB1 लेटेस्ट हाई कंप्रेशन कोडेक आपको देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद इंफ्रा फ्रेम कंप्रेशन जो कि विद इन अ सिंगल फ्रेम के लिए उपयोग किया जाता है। हर जेपीजी मतलब जेपीजी और लॉजिक पर काम किया जाता है। एडिटिंग के लिए बहुत ही स्मूथ रहता है। इसके अलावा एमपीजी है, एप्पल प्रो रेस है, DNxHD आपको देखने को मिल जाता है। इंफ्रा फ्रेम कंप्रेशन, बिटवीन फ्रेम कंप्रेशन तो इसमें जो है पास पास के फ्रेम की सिमिलरिटी का उपयोग करके साइज़ का जो है मतलब एक प्रकार से घटाव किया जाता है या कम किया जाता है। केवल आवश्यक बदलाव किए जाते हैं ताकि उनको सेव किया जा सके। और स्ट्रीमिंग और कम साइज़ वाले वीडियो में लोकप्रिय बहुत तकनीक है। फिर उसके बाद है स्पेशियल कंप्रेशन मतलब इमेज बेस्ड कंप्रेशन आप बोलोगे तो यहाँ पे वीडियो के हर फ्रेम में मौजूद जो पिक्सल है उसको कंप्रेस किया जाएगा। इमेज कंप्रेशन जैसा ही है, लो मोशन वीडियो के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बाद है टेम्पोरल कंप्रेशन बोले तो मोशन बेस्ड जो कंप्रेशन है उसके लिए यहाँ पे ज़रूरी है। मतलब फ्रेम के बीच में जो मूवमेंट है उसका एनालिसिस किया जाता है। मोशन प्रेडिक्शन के लिए जरिए जो एक प्रकार से साइज़ है बहुत कम किया जा सकता है। फास्ट मूविंग वीडियो में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। इसमें भी वही वाले एग्जांपल देखने को मिल जाते हैं। फिर MPG वीडियो कंप्रेशन टेक्निक बोले तो MPG1, MPG2, MPG4 इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो इनमें आप जो है कंपैरिजन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वीडियो फाइल फॉर्मेट के बारे में देखने को मिल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो हमको MP4 देखने को मिल जाता है जो हम वर्तमान में ज़्यादातर सुनते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा FLV है, AVI है, WMV है, MOV ज़्यादातर सपोर्ट अभी चल रहा है वर्तमान में। 3GP पुराना फॉर्मेट है। MP4 भी काफ़ी अच्छा चल रहा है जो कंप्रेस टेक्निक है। तो यहाँ देखिए वीडियो फाइल फॉर्मेट मुख्य रूप से वीडियो, ऑडियो, सबटाइटल, थंबनेल इसमें मेटा डेटा रखा जाता है। कैसे स्टोर किया जाएगा, कैसे प्ले किया जाएगा, किस गुणवत्ता में सेव किया जाएगा ये तय किया जाता है। यहाँ पे MP4 जो आपका पार्ट 14 है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फॉर्मेट है। हाई कंप्रेस, गुड क्वालिटी, लगभग हर डिवाइस और प्लेटफॉर्म पर चलता है। स्ट्रीमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोबाइल फ़ोन इनमें इसका उपयोग किया जाता है। H 264, H 265, AAC, आइडियो ये चीज़ें कोडेक देखने को मिल जाती है। फिर AVI की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित है, कम कंप्रेस किया जाता है और इसका यूज़ विंडोज़ PC वीडियो एडिटिंग में किया जाता है। MKV है, यहाँ पे MKV काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी हो जाती है, ठीक है। वीडियो स्टोरेज के लिए ओपन सोर्स और फ्लेक्सिबल है। मूवीज़ और सीरीज़ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर मूवी बोले तो क्विक टाइम मूवी हम देख सकते हैं, एप्पल द्वारा विकसित किया गया इसको। मैक OS के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। प्रोरेस H 264, H 265 कोडेक यहाँ पे मिल जाते हैं। एक हो जाता है WMV बोले तो विंडोज़ मीडिया वीडियो जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया, इसको भी आप देख सकते हैं। FLV फ्लैश वीडियो फॉर्मेट है। यूट्यूब और फेसबुक के लिए इसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है। नेक्स्ट है WebM बोले तो ये मॉडर्न ओपन सोर्स वेब वीडियो फॉर्मेट है। HTML5 वाले वीडियो यूट्यूब है इनमें चीज़ें देखने को मिल जाती है। MPEG देखने को मिल जाता है पुराना स्टैंडर्ड। 3GP बहुत पुराना लाइट वेट मोबाइल के लिए बनाया गया था। इसके अलावा AVHD यहाँ पे आपको एडवांस वीडियो कोडिंग हाई डेफिनेशन देखने को मिल जाता है जो कि हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है। इसके साथ ही इनमें जो कंपेरिजन है वो आप देख सकते हैं सब में। एक और क्वेश्चन है थर्ड यूनिट के अंतर्गत हम देख सकते हैं वीडियो एडिटिंग लाइक प्रीमियर प्रो के अंतर्गत आपको वीडियो एडिटिंग प्रोसेस दिखाना है। तो हम कुछ नहीं करते, सीधे हम जो है प्रीमियर प्रो को स्टार्ट कर लेते हैं। एडोब प्रीमियर प्रो यहाँ पे हमारे पास में एडोब प्रीमियर प्रो 2023 देखने को मिल जाता है। ये देखिए हमारे पास में एक प्रकार सा आपको जो है एनवायरनमेंट मिल गया। यहाँ पे हम चलते हैं जो आपका न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं टेस्ट प्रोजेक्ट। ये देखिए लोकेशन यहाँ पे दे देते हैं। लोकेशन चाहे तो आप बदल सकते हैं, सीधे हम क्रिएट कर देते हैं। और क्रिएट करने के बाद हम जो है यहाँ पे चलेंगे वीडियो को इंपोर्ट करेंगे। जैसे हम वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं, उदाहरण के लिए देखिए हम जो है यहाँ पे कोई भी वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास में देखिए डेमो वीडियो नहीं है तो सीधे हम जो है यहाँ से देखिए इंपोर्ट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास में टेम्पलेट दी है इसको, तो
देखिए इनमें से हम जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो वीडियो है, यहाँ देखिए ये एक से अधिक वीडियो हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको हम सीधे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक न्यू सीक्वेंस बनाते हैं। न्यू सीक्वेंस बनाकर हम जो है पोर्ट्रेट वाला बनाना है या लैंडस्केप वाला, वो चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। जैसे AVHD में चले, 1080 वाले में चले, यहाँ 30 FPS वाले में चले, और सेटिंग में जाकर चाहे तो आप सेटिंग बदल दो, नहीं तो आप ओके कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस आ गया। अब इस सीक्वेंस में हम वीडियो रखना चाहते हैं तो वीडियो को उठाए यहाँ रख सकते हैं। देखिए कीप कर दो इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे हम इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ सभी को वीडियो को ला कर रख देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम जो वीडियो को ला कर रख दिए और इन वीडियो को हम जो है क्या कर लेते हैं, एक फ्रेम के हिसाब से बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें हम जो है राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको स्केल टू फ्रेम साइज़ मिलेगा, तो हमारा जो जितना भी बड़ा वीडियो होगा उतना आ जाएगा। अब इसमें हम जो भी काम करना है, बोले तो एनिमेशन लगाना, ट्रांजिशंस लगाना है, तो देखिए यहाँ से हम जो है इफ़ेक्ट वगैरह में जाकर क्या लगा सकते हैं, ट्रांजिशंस लगा सकते हैं। जैसे वीडियो ट्रांजिशंस में गए, डिज़ोल्व में गए, क्रॉस डिज़ोल्व में गए, यहाँ लाकर हम जो डिज़ोल्व है उसको लगा दिए। ये देखिए यहाँ लगा दिए और उसके बाद हम इसमें भी जाकर इसको लगा देते हैं ट्रांजिशंस को, और यहाँ जाकर इसमें भी हम लगा देते हैं। जब हम इसको प्ले करेंगे तो देखिए हम प्ले करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए एकदम से जर्क टाइप की फीलिंग नहीं आ रही है। इसके बाद हम जो है वीडियो में टाइटल जोड़ते हैं। टाइटल नॉर्मली हम टाइटल जोड़ लेते हैं। जैसे हम यहाँ शुरुआत में चलें तो एक टाइटल जोड़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम जो है यहाँ पे टाइटल लाना चाहते थे। एसेंशियल ग्राफिक्स हमको दिख रहा है, एसेंशियल ग्राफिक्स में जाओगे तो यहाँ पे टाइटल मिलेगा। देखिए राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे हम टाइटल सर्च कर लेते हैं। टाइटल हम नॉर्मली ला भी सकते हैं। जैसे हम यहाँ देखिए हमारे पास में टाइटल ऑलरेडी जो है प्रिंट वाला मिल रहा है, यानी कि डिज़ाइन किया हुआ वाला मिल रहा है। तो हम जो है सीधे यहाँ से टाइटल उठाते हैं और ये टाइटल को लाकर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए टाइटल हमने ड्रॉ कर दिए और ये टाइटल हमारा जो है इस प्रकार से टाइटल आएगा। अब इसमें हम जो है चाहे तो यहाँ क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, हम दूसरे फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं तो यहाँ हम चलें सीधे और यहाँ चल के हम जो है फ़ॉन्ट ले लेते हैं। जैसे इम्पैक्ट हम फ़ॉन्ट ले लेते हैं और इम्पैक्ट फ़ॉन्ट लेके देखिए हम टाइटल को यहाँ से चेंज कर देते हैं। जैसे SSW एजुकेशन, या फिर हम जो भी हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अब ये जो टाइटल है हमारा शुरुआत में कैसा होना चाहिए, थोड़ा हल्के से आना चाहिए। तो हम इसमें लगाएंगे की फ्रेम। जैसे हम यहाँ चलें तो देखिए ये तो ठीक है, नॉर्मली आ रहा है। ठीक है, ये आ गया हमारा टाइटल। टाइटल आने के बाद हम जो है वीडियो में क्या लगाते हैं, वीडियो में हम जो है एक प्रकार से कुछ इफ़ेक्ट वगैरह भी दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं। तो नॉर्मल हमको जो क्वेश्चन में आता है इसको नॉर्मल हम स्टेप्स में बताते हैं। डिटेल में वीडियो एडिटिंग पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ टूल्स भी होते हैं जिनमें हम लिख भी सकते हैं अपने हिसाब से। लोअर थर्ड वगैरह लाना है, देखिए टाइटल के बाद हमको लोअर थर्ड लेके आना है तो लोअर थर्ड हम ला सकते हैं। जैसे यहाँ जाए ब्राउज़ में और यहाँ हम लिख देते हैं सीधा लोअर थर्ड। लोअर थर्ड मतलब नीचे, हम जो है नीचे दिखाना चाह रहा है कोई चीज़ है। जैसे हम ये लाए लोअर थर्ड यहाँ ड्रॉ कर देते हैं और ये देखिए लोअर थर्ड हमारा आ गया और हम जो है इस प्रकार से लाएंगे, देखिए लोअर थर्ड आ जाएगा। इसमें भी हम जो है टेक्स्ट वगैरह चेंज कर दें सारी चीज़ें। ये सारा काम करने के बाद हम जो है वीडियो को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट में जाएंगे और यहाँ हम वीडियो का नाम देंगे, लोकेशन देंगे, यहाँ पे मैथ सोर्स रहने दो, फॉर्मेट देना है H264 ही रहने दो MP4। फिर वीडियो में जाके आप जो है सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, हाई क्वालिटी सारी चीज़ें आप करने के पश्चात क्या करोगे, यहाँ राइट साइड में जाकर आप करोगे एक्सपोर्ट। जैसे आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपका वीडियो जो है एक्सपोर्ट हो चुका है। कहाँ पे, ये देखिए सी में डाउनलोड के अंदर सीक्वेंस के नाम से। तो सीधे हम चलें डाउनलोड में, ये देखिए सीक्वेंस के नाम से, इसको हम प्ले करके देखेंगे तो देखिए हमारा जो नॉर्मल जो वीडियो बेसिक रूप से हमने छोटा सा एक क्लिप एडिट करके देखे हैं। एडिट मतलब नॉर्मल स्टेप्स जो एग्जाम में लिखना हो। ठीक है, डिटेल में वीडियो एडिटिंग तो हम अलग से देखेंगे। एडोब प्रीमियर का ट्यूटोरियल देख लेना अगर आपको सीखना है तो। ठीक है, ये देखिए हमने जो है यहाँ पे क्या करे हैं, वीडियो एक प्रकार से वीडियो एडिटिंग के एक स्टेप्स देखे हैं। जैसे आप देखोगे वीडियो एडिटिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत आपको रॉ फुटेज बोले तो कच्चा वीडियो को एडिट करना, उसमें सुधार करना, जोड़ना, फाइनल वीडियो तैयार करना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसमें क्लिप को काटना, कट लगाना, ट्रांजिशन जोड़ना, इफेक्ट लगाना, टेक्स्ट लगाना, साउंड लगाना, कलर करेक्शन करना, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे हाई क्वालिटी प्रोफेशनल ऑडियंस फ्रेंडली वीडियो बनाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसके मुख्य कार्य क्या क्या हो सकते हैं, वीडियो क्लिप को ट्रिम करना। अब ट्रिम कैसे करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, शुरू में गए ये देखिए यहाँ से और यहाँ से हम ट्रिम कर सकते हैं। या फिर कट लगाना हो तो देखिए इरेजर टूल है, इरेजर टूल से हम कहीं भी जाकर कट लगा सकते हैं।
और अपना जो भी अनवांटेड पार्ट है, फुटेज है, उनको हटा सकते हैं। ट्रांजिशन 2 वीडियो के बीच में जोड़ सकते हैं। क्लिप मतलब हम जो है टाइटल लगा सकते हैं, टेक्स्ट कैप्शन ऐड कर सकते हैं, लोअर थर्ड लगा सकते हैं, ऑडियो बैकग्राउंड वगैरह, म्यूज़िक वगैरह लगा सकते हैं। जैसे म्यूज़िक वगैरह लगाना है नीचे साइड तो हम ऑडियो यहाँ से ला सकते हैं। और यहाँ देखिए हमारे पास में ऑडियो बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए डी में ही चले, और डी में चलने के बाद हमारे पास में एक फ़ोल्डर बना शॉर्टकट्स के नाम से। देखिए यहाँ पे, यहाँ चलें और यहाँ चल के हम जो है ये देखिए ये बना, और यहाँ पे हम जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक या जो भी चीज़ हम ऐसे लाना चाहते हैं तो हम बैकग्राउंड म्यूज़िक लाए और इसको बैकग्राउंड म्यूज़िक को ऐसे सेट कर सकते हैं। जितना भाग हमको लेना है, इसकी पिच वगैरह बढ़ाना है, घटाना, सारा काम हम कर सकते हैं। कलर करेक्शन बोले तो ये जो वीडियो है, वीडियो में हम कलर करेक्शन कर सकते हैं। लुमेट्री कलर में जाएँ और यहाँ देखिए आपको लट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। क्रिएटिव में जाए और लट्स वगैरह में जाएँ तो देखिए इस प्रकार से आप कलर करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ जाए तो देखिए कलर करेक्शन देखने को मिल जा रहा है, मोनोक्रोम या जो भी करना है। देखिए ये देखिए यहाँ सारी चीज़ें बनी बनाई है। ये देखिए कलर ग्रेडिंग वगैरह, कलर करेक्शन। कलर करेक्शन मुख्य रूप से बेसिक करेक्शन के अंतर्गत आ जाता है, ऑटो कर दोगे और यहाँ से देखिए हम टेम्परेचर घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सारा काम है। उसके बाद है स्पेशल इफेक्ट और एनिमेशन भी जोड़ सकते हैं की फ्रेम लगाकर। जैसे मान लीजिए यहाँ वीडियो को जूम करना है तो जूम करना वीडियो को हम जूम कर सकते हैं। ये हम म्यूट कर देते हैं इसको, ये ज़्यादा यहाँ पे बज रहा है। यहाँ देखिए हम चलें तो देखिए ये वाला जो क्लिप है, ये क्लिप को हम जूम करना चाहते हैं। इफेक्ट कंट्रोल में जाए और हम जो है इसमें स्केलिंग कर देते हैं, और स्केलिंग करके हम जो है यहाँ पर जाकर फिर से स्केलिंग में की फ्रेम लगा देते हैं और यहाँ इसका जो साइज़ है बढ़ा देते हैं। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये वीडियो जो है देखिए एनिमेट भी हो रहा है, साथ साथ में जूम हो रहा है। तो इस प्रकार से हम जो है एनिमेशन भी लगा सकते हैं। तो प्रीमियर प्रो ओपन करें, एक प्रकार का प्रोफेशनल नॉन लीनियर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और इसके अंतर्गत आपको बहुत सारा देखिए यहाँ पे एडिटिंग फीचर्स यानी कि इंडस्ट्री लेवल की एडिटिंग यहाँ देखने को मिल जाती है। मल्टी ट्रैक हो जाता है, एक से अधिक ट्रैक, ऑडियो वीडियो सभी का। एडवांस कलर ग्रेडिंग है, ऑडियो एडिटिंग इफेक्ट है, सपोर्ट ऑलमोस्ट फाइल फॉर्मेट, मोशन ग्राफिक्स यहाँ पे मिल जाती है। साथ में आफ्टर इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ में इंटीग्रेशन के साथ। फिल्म है, यूट्यूब वीडियो है, प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म है, कॉर्पोरेट वीडियो है, टीवी शो, इन सभी का उपयोग प्रीमियर प्रो के माध्यम से किया जा सकता है। सोनी वेगास की अगर बात करें तो ये भी एक प्रकार का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं सोनी वेगास के बारे में। मल्टी ट्रैक इसमें भी है, रियल टाइम प्रीव्यू है, बिल्ट इन ट्रांजिशंस है, ऑडियो एडिटिंग, सपोर्ट 4K, ये सारी चीज़ें भी इसमें मिल जाती है। दोनों में आप कंपेरिजन यहाँ पे बता सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है 4th यूनिट से। 4th यूनिट में आप देखोगे तो एनिमेशन एंड ऑथरिंग टूल मिल जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो एनिमेशन के विभिन्न प्रिंसिपल्स को समझाइए एग्जाम्पल के साथ में। मुख्य रूप से अगर देखें तो एनिमेशन का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे जो एक पिक्चर है वो कंटिन्यू अगर चलते रह रही है, कंटिन्यूअस वहीं वहीं, तो वो कहलाता है एनिमेशन। जो डिज्नी के एनिमेटर है उन्होंने 1930 में डेवलप किया था एनिमेशन, और इसके अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत होते हैं जो एनिमेशन के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। स्क्वैश एंड स्ट्रेच की बात करें तो जब भी कोई बॉल नीचे की ओर गिरती है तो वो पिचक जाती है, और ऊपर की ओर उठती है तो देखिए थोड़ी बहुत यहाँ से लंबी हो जा रही है, तो इसी फीचर्स को स्क्वैश बोल देते हैं। ये एनिमेशन के अंतर्गत आ जाता है, यानी मोशन वाली चीज़ों के अंतर्गत। जैसे हम आफ्टर इफेक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे हम इसको बंद करते हैं अभी फ़िलहाल में प्रीमियर को, और हम ओपन कर लेते हैं आफ्टर इफेक्ट। तो आफ्टर इफेक्ट में अगर हम कोई बॉल को गिराते हैं तो वो पिचकना भी चाहिए, तो उसके लिए हम हाइट और विड्थ यहाँ पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम एक न्यू कंपोजिशन ले लेते हैं, यहाँ से चलते हैं न्यू कंपोजिशन, और न्यू कंपोजिशन के अंतर्गत हम जो साइज़ प्री डिफाइन है वो ले लेते हैं, और उसके बाद हम जो है यहाँ से क्या ले लेते हैं, एक बॉल ले लेते हैं, और बॉल लेकर हम जो है इस प्रकार से ये, ठीक है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो आ गया, और इसको हम नीचे गिराना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जो है क्या चाहते हैं, पोजीशन ले लेते हैं, पोजीशन, और पोजीशन को हम जो है क्या कर लेंगे, अल्टर के साथ हम जो है यहाँ पे होम दबा देते हैं, जो आपका सेंटर पॉइंट उसके लिए, और इसको नीचे लाना चाह रहे हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा कर लोगे तो इस प्रकार से हम जो इसको छोटा कर लेते हैं, और हम चाह रहे हैं ये नीचे आए, और नीचे आए तो क्या हो जाना चाहिए, की फ्रेम लगाओ, और की फ्रेम लगाने के बाद हम चाहते हैं यहाँ पे ये ऊपर है, और यहाँ 20 फ्रेम के बाद क्या हो जाए, ये नीचे आए। तो नीचे आए तो शिफ्ट के साथ हम ऐसे दबाएंगे, और यहाँ जाकर जो है इसका क्या होना चाहिए, चौड़ाई बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद 20 फ्रेम फिर गए, तो 20 फ्रेम फिर गए तो फिर क्या होना चाहिए, यहाँ से ये ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, फिर 20 फ्रेम गए तो 20 फ्रेम के बाद फिर नीचे आना चाहिए। तो ऐसे हम नीचे ऊपर यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। पर अभी आप नॉर्मल लाओगे तो देखिए नॉर्मल जो है इस प्रकार से हो रहा है, देखिए ये पिचक नहीं रही है। तो इसमें हम जो एनिमेशन लगाएंगे कौन सा वाला, स्क्वैश एंड स्ट्रेच वाला। तो ये एनिमेशन के अंतर्गत चीज़ें देखने को मिल जाती है।
वेट और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए होता है, बॉल गिरते समय यहाँ पे स्क्वैश और स्ट्रेच हो जाती है। और एंटीसिपेशन की अगर बात करें तो पूर्वाभास होता है ना, कि पूर्वाभास होता है एक प्रकार से, पहले से ही हमको फील हो जाता है। जैसे व्यक्ति बैठने वाला, मतलब देखिए हाथ इसकी पोजीशन के हिसाब से देखें तो ये कूदने वाला है, तो इसको देखकर हम समझ जाएंगे कि कूदने वाला है, तो इसका मतलब क्या है, एंटीसिपेशन यहाँ पे इसका फीचर्स देखने को मिल जाता है, सिद्धांत। ठीक है, व्यूअर को तैयार करना कि क्या होने वाला है। स्टेजिंग की बात करें तो देखिए पर्टिकुलर किसी पर फोकस करना, ये स्टेजिंग कहलाता है। जैसे हम लाइट के माध्यम से स्टेजिंग को दर्शा सकते हैं। इसी में अगर लाइट के फीचर्स को ऑन करना तो इसको हमको जो है यहाँ से लाइट देना होता है। जैसे राइट क्लिक करें और यहीं चल के हम जो है न्यू में चले और यहाँ से लाइट ले लिए। लाइट हमने ले लिए कौन सा वाला, मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ से येलो वाला, और येलो वाले लाइट कौन सा ले लेते हैं, जो है स्पॉट वाले ले लेते और इसको ओके कर देते। ठीक है, ओके कर दिए तो यहाँ से जो आपका शेप है, शेप को हमको 3D बनाना पड़ता है। जैसे हमने 3D बनाए तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से हम जैसे इसको दिखाएंगे, देखिए ये देखिए फोकस कर रहा है, ये देखिए स्पॉट ये। ठीक है, तो इसको भी अलग अलग व्यू में देखते हैं हम। आफ्टर इफेक्ट के कंप्लीट क्लास में ये सारी चीज़ें विस्तार से समझेंगे। अभी सिर्फ एग्जाम में कैसे लिखना वो मैं बता रहा हूँ। फोकस क्लियरिटी बढ़ाने के लिए, मतलब हीरो का स्टैंस जो है लड़ाई के लिए तैयार करना, सीन इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर हाईलाइट करना, फिर स्टेट अहेड पोज टू पोज बोले तो एनिमेशन फ्रेम बाय फ्रेम बनाना, फ्लूइड मोशन है, अनप्रिडिक्टेबल है इसके लिए। इसके साथ ही आपको फॉलो थ्रो ओवरलैपिंग देखने को मिल जाता है, एक्शन इस प्रकार से देखिए। जो फॉलो थ्रू मतलब एक प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पे पूरी बॉडी के साथ में पूरे, जैसे हम उचकते हैं और उचकने साथ साथ पूरी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो कहलाता है आपका फॉलो थ्रू। और बिना जो है बॉडी के साथ साथ बाकी चीज़ें स्थायी रह रही है तो वो विदाउट कहलाता है। मतलब मेन मोशन के साथ में बॉडी पार्ट कंटिन्यू मूविंग होना चाहिए, वो क्या कहलाता है, फॉलो थ्रू। इसके साथ ही स्लो इन एंड स्लो आउट, तो देखिए यहाँ से धीरे धीरे स्लो हो रहा है और यहाँ से जल्दी जल्दी, और स्लो आउट भी धीरे धीरे हो रहा है, तो ये कहलाता है स्लो इन स्लो आउट। इसके साथ ही आर्क मिल जाता है भाई, देखिए हाथ की मूवमेंट आर्क फॉर्म में है, जबकि रोबोट जो है आपका एंगुलर फॉर्म में देखने को मिल जाता है। सेकेंडरी एक्शन, मतलब यहाँ पे देखिए आपको जो है मेन एक्शन को सपोर्ट करने वाली छोटी क्रिया यहाँ देखने को मिल जाती है, सहायक क्रिया। इसके साथ ही टाइमिंग की बात करें, टाइमिंग भी इसका प्रिंसिपल्स है, जो कि स्पीड और स्पेसिंग ऑफ फ्रेम, मोशन स्मूथनेस और रियलिज्म को दर्शाता है। एग्रीसन, अत्यधिक प्रभाव की बात करें, रियलिटी से थोड़ा चढ़ा बढ़ाकर मोशन दिखाना, ये चीज़ें इसमें मिल जाती है। सॉलिड ड्राइंग मिल जाती है, 3D फॉर्म और वेट का ध्यान रखकर यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाती है। अपील बोले तो कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट का अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग लुक यहाँ पे दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर एनिमेशन। एनिमेशन के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या क्या होने चाहिए आपके कंप्यूटर में, तब आप एनिमेशन प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो एनिमेशन प्रोजेक्ट बनाने और एडिट करने के लिए मुख्य रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए। सबसे पहले हार्डवेयर देख लेते हैं। तो प्रोसेसर होना चाहिए i3 के ऊपर Ryzen 3 AMD, या फिर अगर देखें तो मिनिमम तो ये चल जा रहा है, इसमें तो नॉर्मल कम कर सकते हैं, पर रिकमेंडेड क्या है i7 AMD Ryzen यहाँ पे, या उससे बेहतर होना चाहिए। फास्ट रेंडरिंग अगर चाहिए तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रैम कितनी चाहिए, 16 से 32 चाहिए, पर 8 भी है तो थोड़ा बहुत काम तो चल जाएंगे। ठीक है, छोटे भैया एनिमेटर के जैसे। तो मल्टीपल लेयर से हाई रेजोल्यूशन वीडियो हैंडल कर सकते हैं। ग्राफिक्स कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे GTX छोटा मोटा है तो चलेगा, पर GTX जो एनवीडिया का RTX होना बहुत ज़रूरी है 2060 के ऊपर। AMD का रेडियन भी चल जाएगा, 3D रेंडरिंग है, रियल टाइम प्रीव्यू, GPU एक्सेलरेशन के लिए। स्टोरेज आपकी 512 से 1 TB के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद मॉनिटर आपका 2K 4K होना चाहिए, 1080 भी चल जाएगा। इनपुट डिवाइस के लिए आपका ग्राफिक्स टैबलेट होना चाहिए, बैकअम UM का। उसके बाद है आपका साउंड कार्ड, बोले तो बेसिक तो ठीक है, पर हाई क्वालिटी का होना ऑडियो एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा है। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से एडोब एनिमेट चाहिए, टून बूम चाहिए, सिनफिग, ब्लेंडर चाहिए, एडोब प्रीमियर प्रो, वीडियो एडिटिंग के लिए सोनी वेगास, फाइनल कट प्रो, और मोशन ग्राफिक्स के लिए आपका आफ्टर इफेक्ट चाहिए। ग्राफिक्स के लिए एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर चाहिए, कोरल ड्रा चाहिए। 3D मॉडलिंग के लिए ब्लेंडर है, 3D मैक्स है, माया है। ऑडियो एडिटिंग के लिए ऑडासिटी या फिर एडोब ऑडिशन है एडोब का। प्लगइन्स कोडेक के लिए क्विक टाइम चाहिए, H264 265। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ 10 या उसके ऊपर 11 मैक OS, ये चीज़ें चल जाएगी। और बैकअप और क्लाउड के लिए गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट में शामिल है, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, तब आप जो है एनिमेशन या फिर जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें काम कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टाइप्स ऑफ एनिमेशन एंड देयर एप्लीकेशंस। तो
एनिमेशन के बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं, जैसे 3D है, 2D एनिमेशन है, स्टॉप मोशन है, ट्रेडिशनल है, मोशन ग्राफिक्स है, मोशन कैप्चर है, ये सभी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए 2D एनिमेशन के अंतर्गत केवल लेंथ और विड्थ देखने को मिल जाती है, मतलब हाइट और विड्थ दो चीज़ें देखने को मिल जाती है, उसे हम बोल देते हैं 2D। तो फ्रेम बाय फ्रेम, सेल एनिमेशन, डिजिटल वेक्टर ग्राफिक्स, ये चीज़ें मिल जाती है इसके अंतर्गत, जैसे कार्टून टीवी शो में टॉम एंड जेरी है, एजुकेशनल ट्यूटोरियल है। इसके अलावा मोबाइल ऐप है, वेब एनिमेशन है, इनमें आपको चीज़ें मिलेगी। मार्केटिंग और सोशल मीडिया में आपको 2D एनिमेशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 3D के। तो 3D में आपको लेंथ और विड्थ के साथ साथ डेप्थ भी मिल जाती है। डेप्थ मतलब हो जाता है गहराई, जैसे यहाँ 2D है, 2D में आप कुछ नहीं देखेगा, पर गहराई में देखिए आपको व्यक्ति सही में खड़ा वैसा दिख रहा है। तो इस प्रकार से 3D जो है वो देखने को मिल जाता है। टेक्निक 3D मॉडलिंग, रिगरिंग, रेंडरिंग, ब्लेंडर है, 3D जो 3ds है, माया मैक्स है, ये चीज़ें मिल जाती है सॉफ्टवेयर के फॉर्म में। कहाँ कहाँ उपयोग होता है भाई? मूवीज़ में, वीडियो गेम्स में, वर्चुअल रियलिटी में, आर्किटेक्चर, वर्चुअलाइजेशन, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको स्टॉप मोशन मिलेगा, जिसमें आपको रियल ऑब्जेक्ट के फ्रेम बाय फ्रेम फोटोग्राफ्स लेकर एनिमेशन बनाया जाता है। जैसे बहुत सारे फ़ोटो ले लिए और उनको हमने कंटिन्यू चला दिए, तो वो क्या बन गया? आपका एनिमेशन बन गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए पपेट एनिमेशन है, ऑब्जेक्ट एनिमेशन है, एनिमेटेड मूवी है, शॉर्ट फिल्म है, क्ले मॉडलिंग ट्यूटोरियल है, इनमें उसका उपयोग किया जाता है। जैसे मोशन ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स, टेक्स्ट और एनिमेशन, ये सभी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? मोशन ग्राफिक्स बनाती है। जैसे आफ्टर इफेक्ट एक मोशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, ब्लेंडर इंट्रो वीडियोस बनाना, टाइटल, लोगो, सोशल मीडिया पोस्ट है, इन्फोग्राफ, चार्ट है, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। वाइट बोर्ड एनिमेशन की बात करें तो वाइट बोर्ड में एनिमेशन लाइक राइटिंग, इस प्रकार से। एजुकेशनल वीडियो, मार्केटिंग, एक्सप्लेनर वीडियो, ट्रेनिंग है, ट्यूटोरियल है। सेल एनिमेशन पुरानी ट्रेडिशनल टेक्निक है, जिसके अंतर्गत आपको हैंड रिटन एनिमेशन देखने को मिल जाता है। इसके बाद है कटआउट, बहुत सारे देखिए कैरेक्टर्स पेपर पर कटआउट बनाकर यहाँ पे एनिमेट किए जाते हैं। तो इसमें आप जो है यहाँ पे कंपैरिजन देख लीजिए, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है व्हाट आर मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। मतलब मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल का मतलब हो जाता है ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, एनिमेशन है और जो इंटरेक्टिव एलिमेंट है, इन सभी को जोड़कर एक कंप्लीट मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है या वेबसाइट तैयार की जाती है। वो सभी टूल किसके अंतर्गत आ जाते हैं? मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मूवी, एनिमेशन, पिक्चर है, साउंड है, टेक्स्ट है, इन सभी को इंसर्ट करें और यहाँ पे एडिटिंग कर लिए, बोले साउंड रिकॉर्ड कर लिए, कैप्चर कर लिए, जो इंटरेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें हमने एक साथ जोड़कर इसको क्या कर लिए? एडिट, और कंप्लीट एक पैकेज बनाकर हमने उसको कहाँ डाल दिया? CD में या इंटरनेट में। तो यहाँ पे ये कंप्लीट चीज़ें क्या कहलाती है? ऑथरिंग टूल कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑथरिंग टूल के प्रकार बोले तो ऑथरिंग टूल के अंतर्गत आपको ऑथरिंग टूल बेस्ड ऑन टाइमलाइन, बोले तो टाइमलाइन बेस्ड सीक्वेंस के आधार पर अरेंज किया जाता है फ्रेम बाय फ्रेम। जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो के अंतर्गत आप देखोगे तो आपको क्या मिलेंगी? आपको फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से चीज़ें देखने को मिल जाएगी। फिर ऑथरिंग टूल बेस्ड आइकॉनिक विजुअल इंटरफेस, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग नॉलेज के हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम जो है विजुअल इंटरफेस तैयार कर लेते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत। तो वो चीज़ें मिल जाती है। तीसरा मिल जाता है ऑथरिंग टूल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। बोले तो टेक्स्ट है, इमेज है, साउंड है, वीडियो को ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट किया जाता है और उनके बीच में इंटरेक्शन डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो एनिमेशन है या अप्रोच है, वो चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। फोर्थ नंबर ऑथरिंग टूल बेस्ड ऑन स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग। जैसे हम बात करें यहाँ पे तो प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग की मदद से मल्टीमीडिया कंटेंट डेवलप किया जाता है। हाई फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमाइजेशन रिक्वायर, जो कोडिंग है नॉलेज यहाँ होना चाहिए। HTML5 है, जावा स्क्रिप्ट, CSS यहाँ पे इसके एग्जांपल के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कंपैरिजन देख लीजिए आप। टाइमलाइन बेस्ड है, आइकॉनिक बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है, स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग के बेस्ड आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ये ऑथरिंग टूल है एक प्रकार से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है इफेक्ट ऑफ रेजोल्यूशंस, पिक्सल डेप्थ एंड इमेज साइज ऑन क्वालिटी एंड स्टोरेज। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हम क्वालिटी या जो रेजोल्यूशन कम करेंगे इसका साइज़ कम होता जाएगा स्टोरेज में, ये तो हमको पता है। क्वालिटी भी कम होती जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे हम साइज़ बढ़ाते जाएंगे रेजोल्यूशन का 4K तक, तो डाटा भी बहुत ज़्यादा लगेगा, स्टोरेज, स्क्रीन की क्वालिटी, सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ते जाती है। तो यहाँ पे पिक्सल डेप्थ देखने को मिल जा रहा है। रेजोल्यूशन तो हमने क्या देखे? रेजोल्यूशन का मतलब हो जाता है मुख्य रूप से इसकी क्वालिटी। ठीक है,
इसके बाद पिक्सल डेप्थ की अगर बात करें तो पिक्सल डेप्थ बोले तो 4 बिट डेप्थ है, 6 बिट है, 8 बिट है। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ कलर्स एंड टोन दैट 1 पिक्सल, एक पिक्सल के अंतर्गत कितने कलर है, कितना उसकी टोन है, ये चीज़ें देखने को मिल जाती है बिट के लिए या बिट डेप्थ के लिए। तो अगर 4 बिट है तो 16 लेबल मिल जाएंगे, और अगर आपकी 6 बिट है तो 64 लेबल मिल जाएंगे, और अगर 8 बिट है तो 256 लेबल देखने को मिल जाएंगे कलर के। इमेज का साइज़ बोले तो प्रोफाइल फ़ोटो के लिए अलग साइज़ हो जाता है, बैनर के लिए अलग है, भाई जो स्टोरी है, शॉर्ट है, उनके लिए अलग, स्टीम जो ऐड है, इसके अलावा थंबनेल है, जो आपका डिस्प्ले ऐड है, सबके लिए इमेज का साइज़ अलग अलग। जैसे जैसे साइज़ चेंज होता है वैसे वैसे स्टोरेज का साइज़ भी चेंज होते जाता है। रेजोल्यूशन, मैंने बताया आपको रेजोल्यूशन मतलब इमेज में मौजूद जो पिक्सल की संख्या, पिक्सल्स अगर ज़्यादा है तो रेजोल्यूशन ज़्यादा हाई क्वालिटी, और नहीं है तो लो क्वालिटी, ये चीज़ें मिल जाती है हमको। और लो क्वालिटी है मतलब स्टोरेज कम लेगा। पिक्सल की डेप्थ मतलब हर पिक्सल कितने बिट कलर रिप्रेजेंट करता है, 8, 16, 32 या जो भी, तो जितनी ज़्यादा करेगा उतनी ज़्यादा स्मूथ रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इमेज साइज़। इमेज साइज़ स्टोरेज साइज़ जो है कंबाइन इफेक्ट, यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे जैसे साइज़ रिसाइज़ किया जाएगा क्वालिटी या स्टोरेज में बदलाव होते जाएगा। तो इनमें आप जो है कंपैरिजन देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है राइट स्टेप टू क्रिएट मल्टीमीडिया पैकेज। तो जैसे हम अगर पावर पॉइंट में एक पैकेज बनाते हैं उसके स्टेप लिख सकते हैं। एडोब प्रीमियर में हमने जो वीडियो एडिट करे हैं, साउंड, फोटो या वीडियो है या फिर जो इफेक्ट है, उनको लगाकर एक प्रोजेक्ट बनाए थे, उसके स्टेप्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से अगर देखें तो मल्टीमीडिया पैकेज वह सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जिसमें टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन या इंटरेक्टिव जो एलिमेंट है, उन सबको एक साथ जोड़कर एक पैकेज बनाना। जैसे ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें, मल्टीमीडिया पैकेज का उद्देश्य क्या है, मतलब एजुकेशनल है, एंटरटेनमेंट है, बिजनेस है, ट्रेनिंग है, गेम है। ये ऑडियंस और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत को भी आपको समझना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए स्कूल स्टूडेंट के लिए साइंस ट्यूटोरियल बना सकते हैं, यूट्यूब पर मार्केटिंग वीडियो बना सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। सभी रिसोर्सेज को कलेक्ट करें, जैसे इमेज क्या लगेगी, टेक्स्ट क्या लगेगा, ऑडियो क्या लगेगा, एनिमेशन क्या लगेगा, चार्ट, सारी चीज़ें। उसके बाद हाई क्वालिटी या कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। जैसे इमेज पीएनजी जेपीजी होना चाहिए, ऑडियो आपका MP3 वेव होना चाहिए, वीडियो आपका MP4 होना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखोगे तो प्लेन स्टोरी बोर्ड, स्क्रिप्ट स्टोरी बोर्ड या स्क्रिप्ट आपको बनाना पड़ेगा। फ्रेम बाय फ्रेम सीन, सीन वाइज प्लान, टेक्स्ट नरेशन, इंटरेक्टिव पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे कंटेंट फ्लो क्लियर हो, ऑर्गेनाइज रहे। फिर मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल सेलेक्ट करें। मान लीजिए आप 2D एनिमेशन बनाना चाहते तो एडोब एनिमेट, वीडियो एडिटिंग करना चाहते तो एडोब प्रीमियर प्रो, सोनी वेगास, इंटरेक्टिव पैकेज बनाना चाहते तो एडोब डायरेक्टर, यूनिटी, HTML5, ये चीज़ आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर सारी मीडियाज़ को इंपोर्ट करें, जैसे एडोब प्रीमियर में हमने करे थे, ठीक है। उसके बाद एक एक करके उनको टाइमलाइन में ऐड करें, ट्रांजिशंस लगाए, एनिमेशन लगाए, ऑडियो इफेक्ट लगाए, टेक्स्ट इफेक्ट लगाए, बटन, लोगो, सारी चीज़ें आप लगाकर क्या करना है उनको, नेक्स्ट सारी चीज़ें करने के बाद डिबग कर लो, मतलब चला कर देख लो। चला कर देखने के बाद उसको एक्सपोर्ट करो फाइनली, और फाइनल एक्सपोर्ट करने के बाद उसे पब्लिश कर दो। तो ये कंप्लीट स्टेप देखने को मिल जाती है। तो इनको आप लिख देना, कोई भी एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल देकर आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में आपको मिल जाते हैं वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ वर्चुअल रियलिटी, और एक्सप्लेन करो इसके एप्लीकेशन को। तो वर्चुअल रियलिटी, जैसे ये VR बॉक्स पहन लिया व्यक्ति ने और यहाँ पे टच कर रहा है, तो उसको लग रहा है रियल में कि मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे, जबकि वहाँ क्या है, वर्चुअल मशीन तो है नहीं, वर्चुअल रूप से एक रेज है, रेज के माध्यम से वो काम कर रहा है। तो वर्चुअल रियलिटी एक प्रकार से क्या है भाई, जैसे उदाहरण के लिए आपने आयरन मैन 3 देखा होगा, उसका जो कंप्यूटर होता है जारविस, तो जारविस जो है, जारविस को वो कहीं से भी एक्सेस कर लेता है। तो एक प्रकार से क्या है उसका, वर्चुअल कंप्यूटर। तो वर्चुअल रियलिटी मतलब आभास करना किसी चीज़ को। तो वर्चुअल रियलिटी एक तकनीक है जिसमें यूज़र कंप्यूटर जनरेटेड 3D एनवायरनमेंट में इमर्सिव किया जाता है और रियल वर्ल्ड की तरह अनुभव किया जाता है। जैसे VR हेडसेट अभी पहन लिया व्यक्ति ने, ग्लव्स पहन लिया, सेंसर्स है, गेम खेलते समय हम रियल में अगर फाइट कर रहे हैं ऐसा मतलब, तो गेम खेलते समय रियल में फाइट कर रहे हैं ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है। VR में साइट, साउंड है, कभी कभी टच सिमुलेटेड हो जाते हैं। सरल शब्दों में बोले तो VR एक आभासी दुनिया है जो कंप्यूटर द्वारा बनाई जाती है, यूज़र उसमें एंटर करता है, उसे इंटरेक्ट करता है। इसके एप्लीकेशन देखें तो एजुकेशन में इसका उपयोग किया जाता है भाई, सर्जरी, प्रैक्टिस, एनाटॉमी, विजुअलाइजेशन। इंजीनियरिंग में इसका उपयोग किया जाता है, मशीन ऑपरेशन, पायलट ट्रेनिंग, इनमें
एग्जाम्पल के लिए फ़्लाइट सिमुलेटर में जो आपका है वर्चुअल रियलिटी उपयोग की जाती है। इंटरटेनमेंट में वीडियो गेम्स है, वर्चुअल थीम पार्क है, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। हेल्थ केयर में थेरेपी देना है, रिहेबिलिटेशन जो सेंटर है उनमें इसका उपयोग किया जाता है। रियल इस्टेट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो वर्चुअल टूर, होम और बिल्डिंग इसमें वॉक थ्रू में इसका उपयोग किया जाता है। डिज़ाइन विजुअलाइजेशन में इंटीरियर डिज़ाइन प्रीव्यू यहाँ देखने को मिल जाता है। मिलिट्री एंड डिफेंस की बात करें तो स्ट्रैटेजी है, ट्रेनिंग विदाउट रियल डेंजर, ये सारी चीज़ें। वेपन ट्रेनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। टूरिज्म की बात करें तो वर्चुअल ट्रैवल में आपको इसका उपयोग देखने को मिल जाता है। बिजनेस एंड कोलैबोरेशन में आपको वर्चुअल मीटिंग देखने को मिल जाती हैं। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो अपने हिसाब से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन वीआर इनपुट डिवाइसेस, मतलब वर्चुअल रियलिटी के लिए कौन कौन सी इनपुट डिवाइस या सेंसुअल टेक्नोलॉजी यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है। तो वर्चुअल डिवाइस के लिए आप देखेंगे बहुत सारी डिवाइस है। सेंसुअल मतलब रोबोट से हम टच करके फील कर सकते हैं। तो वर्चुअल रियलिटी यूज़र को इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के लिए इनपुट डिवाइस और सेंसुअल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ये यूज़र के एक्शन और मूवमेंट को वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वीआर इनपुट डिवाइस की बात करें तो आपको वीआर हेडसेट देखने को मिल जाता है जो कि एचएमडी हेड माउंटेड डिस्प्ले यूज़र को 3D इन्वायरमेंट दिखाता है। ठीक है, इसके जो एग्जांपल है वो आप देख सकते हैं, प्ले स्टेशन वीआर ग्लव्स मिल जाते हैं, हैंड की मूवमेंट और जेस्चर को कैप्चर करता है। साइबर ग्लव्स है, ये देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मोशन ट्रैकिंग के लिए आपको बॉडी मोशन और पोजीशन डिटेक्ट करता है। कंट्रोलर के अंतर्गत आपको बटन, जॉयस्टिक है, जेस्चर है, इसके माध्यम से इंटरेक्शन मिल जाता है। ट्रेडमिल्स जो आप दौड़ते हैं, ओमनी डायरेक्शनल प्लेटफॉर्म वॉकिंग और रनिंग मोशन के लिए। आई ट्रैकिंग जो डिवाइस होती है आई मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। तो ये सब जो है आपके वीआर इनपुट डिवाइस है। फिर बात कर लेते हैं सेंसुअल टेक्नोलॉजी जो सेंस के हिसाब से काम करते हैं। स्लाइट है, साउंड है, उसका टच है, समटाइम्स जो स्मेल है, टेस्ट है, इनको आपको ध्यान में रखकर आपको फील कराता है। तो विजुअल डिस्प्ले के लिए साइट जो वीआर हेडसेट है, 3D ग्लासेस है। स्पेशल 3D ऑडियो के लिए हेयरिंग डिवाइस। हैप्टिक फीडबैक के लिए टच जो आपके मोबाइल में भी रहता है। ऑल फैक्ट्री के लिए जो डिवाइस स्मेल, यहाँ पे टेस्ट डिवाइस के लिए टेस्ट यहाँ पे मिल जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती है। की पॉइंट के अंतर्गत इनपुट डिवाइस सेंसुअल टेक्नोलॉजी हमने देखे, दोनों के कॉम्बिनेशन से वीआर एक्सपीरियंस रियलिस्टिक और इंटरेक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हेड माउंटेड डिस्प्ले, एचएमडी क्या है। बूम और केव को भी समझाइए। तो हेड माउंटेड डिस्प्ले कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हैं, आपने यूज़ भी किया होगा या देखा होगा। तो वीआर हेडसेट जो यूज़र की आंखों और उसके सामने स्क्रीन को रख दिया जाता है, जैसे स्टीरियो 3D व्यू, हेड मोशन ट्रैकिंग, इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रदान कर लेता है। जैसे ओकुलस लिफ्ट है, HTC वाइव है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है एचएमडी के अंतर्गत। एक मिल जाता है बूम, जो वीआर बूम एक तरह का मैकेनिकल आर्म या आर्की एक प्रकार से आर्टिकुलेट जो आर्म है वो देखने को मिल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, यहाँ मशीन वाला आर्म है जो नॉर्मली हमारे आर्म जैसे ही काम करेगा। वीआर डिस्प्ले कैमरा और सेंसर माउंट किया जाता है। बूम की मदद से यूज़र या ऑब्जेक्ट मूवमेंट जो एक्यूरेटली ट्रैक किए जाते हैं। केव की बात करें गुफा की, जैसे बोले तो केव ऑटोमेटिक वर्चुअल एनवायरनमेंट है। मतलब मुख्य रूप से अगर देखें तो एक कमरे जैसा देखिए यहाँ पे, मतलब आपको फील आएगा कि सही मायने में आप एक वर्चुअल रूप से नहीं, रियल है, एक प्रकार की गुफा है। तो ये गुफा जैसे का क्रिएट किया जाता है जो कि 3D केव या फिर आपका 3D एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इमर्सिव और शेयर्ड वीआर। तो इमर्सिव मतलब डेडिकेटेड, एक के लिए फोकस रहता है। और अगर शेयर्ड की बात करें तो शेयर वर्चुअल रियलिटी, देखिए दो व्यक्ति ने पहने, दोनों व्यक्ति एक ही सीन पर काम चल रहा है, एक ही सीन को देख रहा है, एक ही सीन में जो है फील कर रहा है। तो यहाँ पे जो इमर्सिव है उसमें एक प्रकार यूज़र पूरी तरीके से वर्चुअल रियल जो एनवायरनमेंट है उसमें इमर्सिव हो जाता है और यूज़र परसेप्शन पूरी तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाता है। मतलब ये पर्सनल या इंडिविजुअल होता है। हाई लेवल ऑफ रियलिज्म में इंटरेक्शन यूजुअली सिंगल यूज़र के लिए रहता है। एचएमडी ग्लास मोशन सेंसर इसके अंतर्गत आ जाते हैं इमर्सिव में। वीआर गेमिंग, फ्लाइट सिमुलेटर, मेडिकल सर्जरी, ये सब इमर्सिव में आ जाते हैं। पर बात कर लेते हैं शेयर्ड की। तो शेयर्ड में वीआर वह वीआर सिस्टम है जिसमें मल्टीपल यूज़र एक ही इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट होते हैं, जैसे सोशल या कोलैबोरेटिव। इसके बाद है ये मल्टी यूज़र सपोर्ट कर लेता है, ट्रेनिंग वर्चुअल मीटिंग के लिए काम आता है। केव है
जो वर्चुअल नेटवर्क एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ों में आपको ये देखने को मिल जाता है शेयर्ड। दोनों में आप कंपैरिजन देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब मुख्य रूप से पूरी तरीके से फोकस है रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में वर्चुअल ऑब्जेक्ट या इंफॉर्मेशन ओवरले की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने टेबल है, टेबल में जैसे आपने देखा होगा ना, फ्लिपकार्ट में आप कोई चीज़ देखते हो, उदाहरण के लिए आपने फ्लिपकार्ट में क्या देखे, कोई भी मान लीजिए टेबल देखे या कोई भी आपने अ, एक प्रकार से टीवी देखे या जो भी चीज़, तो आपके कमरे में टीवी कैसी लगेगी वो दिखाने के लिए उनने वर्चुअल रूप से यहाँ तैयार किया। जैसे ये टेबल है, अब ये जो टेबल है, टेबल में आपने ऐसे यहाँ पिक्सल या जो भी ऑगमेंटेड रियलिटी यहाँ दिखा है, तो ये देखिए उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें दिखाने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्चुअल कंटेंट को रियल वर्ल्ड में जोड़कर इन्हेंस किया जा सकता है। किसके अंतर्गत? ऑगमेंटेड रियलिटी के अंतर्गत। तो यहाँ पे क्या चीज़ें मिल जाती है? रियल वर्ल्ड, कंप्यूटर जनरेटेड ऑब्जेक्ट, दो चीज़ें, डिवाइस, स्मार्टफोन, टैबलेट, एआर, ग्लासेस, ये मिल जाते हैं। देखिए एग्जांपल में भी पोकमैन गो गेम है, एआर नेविगेशन ऐप है, फर्नीचर प्लेसमेंट एप्लीकेशन, फर्नीचर आपके कमरे में कैसा लगेगा उसके लिए यहाँ पे ये ऑगमेंटेड रियलिटी यूज़ की जाती है। फिर एक हो जाती है मिक्स्ड रियलिटी, जिसमें क्या होती है, दोनों चीज़ें हो जाती है, मतलब रियल और वर्चुअल दोनों चीज़ें इंटरेक्ट की जाती है। मान लीजिए यहाँ वर्चुअल रूप से इनने पहन ली और रियल में जो चीज़ें हैं वो मिक्स करके ये देख पा रहे हैं कि जो डेमो है, प्रोटोटाइप, वो कैसा बना है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ में रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जो मिक्स्ड रियलिटी है उसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो एनवायरनमेंट है अवेयर और इंटरेक्टिव हो जाते हैं। इसके अंतर्गत रियल प्लस वर्चुअल वर्ल्ड मर्ज किया जा सकता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्ड टू रियल वर्ल्ड चेंज। डिवाइस यूज्ड माइक्रोसॉफ्ट का होलो लेंस है, मैजिक लीप है, ये चीज़ें मिल जाती है इसके अंतर्गत। एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं होलो लेंस है, आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन। जो मिक्स्ड रियलिटी ट्रेनिंग है, सिमुलेटर फॉर सर्जरी और मशीनरी, इंटरेक्टिव वर्चुअल मॉडल इन क्लासरूम्स, ये चीज़ें मिल जाती है। दोनों में आप यहाँ पे अंतर देख सकते हैं ताकि आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सके। चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं हम किसकी, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वर्चुअल सिस्टम। मतलब वर्चुअल रियलिटी जो है उसके अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है। तो पहली चीज़ तो होना चाहिए इमर्सन, बोले तो अनुभव में पूर्णता, वर्चुअल एनवायरनमेंट में पूरी तरीके से महसूस होना चाहिए। हाई क्वालिटी विजुअल्स और 3D एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। फ्लाइट सिमुलेटर, VR गेम से यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर इंटरेक्शन की बात करें तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट के साथ है इंटरेक्ट करने की सुविधा होना चाहिए। इनपुट की बात करें तो इनपुट डिवाइस में HMD यहाँ पर उपयोग किए जाते हैं, ग्लव्स है, कंट्रोलर्स है। एग्जाम्पल में पिकिंग ऑब्जेक्ट इन VR ट्रेनिंग सिमुलेटर। इसके बाद है रियलिज्म में वास्तविकता होना बहुत ज़रूरी है, मतलब साउंड और मोशन को रियल वर्ल्ड जैसा अनुभव होना चाहिए। इसके बाद है ट्रैकिंग, बोले तो हेड हैंड जो बॉडी मूवमेंट है एक्यूरेटली ट्रैक होना चाहिए। मोशन सेंसर, जो आपका जायरोस्कोप है, एक्सेलेरोमीटर है, ये सारी चीज़ें होना चाहिए मोशन के अंतर्गत। फिर रिस्पॉन्सिवनेस, बोले तो त्वरित प्रतिक्रिया होना चाहिए। लो लेटेंसी होने चाहिए, मतलब डिले नहीं होना चाहिए, पता चल रहा क्लिक कर दिया और बहुत देर में काम हो रहा है। मल्टी सेंसरी होना चाहिए, सेंसुअल फीडबैक होना चाहिए, ऑडियो विजुअल हैप्टिक्स फीडबैक सभी चीज़ें। सेफ्टी एंड कंफर्ट होना चाहिए, फिजिकल डिस्कम्फर्ट या मोशन सिकनेस ना हो। इसके बाद है स्केलेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी, विस्तार और संगतता होनी चाहिए। मल्टीपल यूज़र सपोर्ट, इजी इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहलाती है इसकी विशेषता है। यहाँ पे आप सबको यहाँ पे समरी देख भी सकते हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार हमने जो आपका मल्टीमीडिया है, जो कि आपको दो जगह काम आने वाला है। मल्टीमीडिया जो कि आपका BCA थर्ड में है, वहाँ पे भी काम आएगा। एक प्रकार से अगर बात करें हम PGDCA फर्स्ट सेम की, तो PGDCA फर्स्ट सेम में भी मल्टीमीडिया है, तो उसमें भी ये वीडियो आपका काम आने वाला है। तो दोनों ही जगह ये वीडियो आप देख लीजिए, आपका काम हो जाने वाला है। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया हूँ। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी मिले। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया या फिर मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, दो प्रकार से ये नाम है, बाकी सिलेबस आपका दोनों में सेम मिलेगा। तो दोनों ही वीडियो जो मतलब दोनों जो नाम है या दोनों आपका जो एक प्रकार से सिलेबस है वो लगभग लगभग सेम है। तो आप BCA थर्ड में भी इसे पढ़ सकते हैं और आपका PGDCA फर्स्ट में। जैसे मल्टीमीडिया के एलिमेंट को समझाइए, हमने पढ़ लिए हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हमने देख लिए। मल्टीमीडिया की आवश्यकता और उपयोग, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, हमने टेक्स्ट के फॉर्मेट, RTF
HTML सबके बारे में बात कर लिए। इमेज क्या होती है, ग्राफिक्स क्या होती है, वीडियो, एनिमेशन, इनके बीच में अंतर। पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन बनाना हमने देख लिए। फिर उसके बाद मोनो स्टीरियो साउंड भी हमने देख लिए। उसके बाद हमने एनालॉग, डिजिटल, वीडियो, ऑडियो, मिडी है, 3D है, इसके फाइल फॉर्मेट, इनके बारे में चर्चा कर लिए। मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स और इसके इम्पोर्टेंस हमने देख लिए। उसके बाद मल्टीमीडिया में उपयोग होने वाले विभिन्न ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट बोले तो JPG, PNG, इनके बारे में बात कर लिए। इमेज कैप्चरिंग के अंतर्गत आपको जैसे कैमरा से आप इमेज कैसे कैप्चर करते हैं और मोबाइल से कैसे कैप्चर करते हैं वो आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। फिर इमेज फाइल फॉर्मेट फिर से पूछ लिया गया। वेक्टर, रास्टर ग्राफिक्स हमने पढ़ लिए। उसके बाद एनालॉग, डिजिटल, वीडियो, ये भी देख लिए। एनिमेशन के प्रकार हमने देखे यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मल्टीमीडिया में उपयोग होने वाले वीडियो स्टैंडर्ड PAL है, या फिर हम बोलें तो आपको SC कैम मिल जाता है। इसके बाद आपका अलग अलग प्रकार के जो स्टैंडर्ड है जो अलग अलग देशों में एनिमेशन बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर को समझाना है तो वो हमने यहाँ पे देखे अभी। PL, NTSC, MP, EG, AVI, इनके बारे में हमने बात किए। मल्टीमीडिया के उपयोग के बारे में देख ली हमने। उपयोग होने वाले ऑथरिंग टूल भी हमने देख लिए। मतलब जो आपका इन मनोरंजन क्षेत्र है या फिर मनोरंजन की इंडस्ट्री है वहाँ पे मल्टीमीडिया क्या उपयोग है तो मूवी, गेम्स है या फिर म्यूज़िक है, इनका उपयोग बता सकते हैं आप। वर्चुअल रियलिटी बता सकते हैं, बूम केब है, ऑथरिंग टूल, HMD, ये सब हमने देख लिए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारी चीज़ें लगभग हमने सॉल्व कर लिए। अब बात आ जाती है कि आप इसकी नोट्स को पढ़ें। तो नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर, और या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नोट्स आपको पिन कर दूंगा। तो वहाँ शुरुआत में आप नोट्स पर क्लिक करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपके लिए काम के वीडियो आ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।